हेलो 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 दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएसईए में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी के इस लास्ट डे रिवीजन सीरीज फॉर दिसंबर 25 एग्जाम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप सिर्फ ग्रुप 4 लिख रहे होंगे तो आपके 3 पेपर खत्म हो चुके हैं, एक पेपर बचा है। या फिर अगर आप ग्रुप बोथ ग्रुप्स लिख रहे हैं तो फिर ये आपका आखिरी पेपर है, फिर आपका एग्जाम ओवर होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए आपको लीनियंट नहीं होना है, बहुत ही इजी एग्जाम है, बहुत ही स्कोरिंग एग्जाम है, आपको करके जाना है इसको। तो एसपीएम बी में एसपीएम का पार्ट जो होता है आपका कंप्लीट थियरी पोर्शन रहता है, एक या दो न्यूमेरिकल आते हैं बट मेजरली से थियरी आता है। तो मैंने क्या किया है आपके लिए एसपीएम के जो 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, तीनों चैप्टर्स का मैराथन रिकॉर्ड कर लिया है। अब चैप्टर 3 क्यों नहीं है, क्योंकि चैप्टर 3 से आपके थियरी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। चैप्टर 3 से आपके सम्स आते हैं, एक सम आता है, एक न्यूमेरिकल आता है जो कि आपका क्वेश्चन 3A होता है। तो उसको छोड़ के बाकी जो मेरे 3 चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, तीनों चैप्टर्स का मैंने समरी नोट्स बना लिया है। ये आपके लिए एक मैराथन रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें हम हर एक टॉपिक को समझ के कंप्लीट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 मिनट्स में आपके तीनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। अगर वही वीडियो को आप 1.5 में देख रहे हैं तो 1 घंटे में आपका पूरा एसपीएम का थियरी कवर हो जाएगा, बोथ फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव एंड हाउ टू राइट द आंसर्स। एकदम इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है जो आपके लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है, हर चीज के बारे में बता हुआ है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको इस वीडियो में 3 वीडियोस मिलेंगे हर एक चैप्टर का। तो चलिए एक एक चैप्टर कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, जिसका समरी हम देखने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इंटर में सब्जेक्ट था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमारे परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करें स्ट्रेटेजिकली। बहुत ही लेम लग रहा है बट यही चीज है। क्या है अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस। क्या करना है? परफॉर्मेंस को देखो सही हो रहा है कि नहीं, क्या परफॉर्मेंस था वो कैसे होना चाहिए था, हो रहा है कि नहीं। अब अगर हो रहा है तो फिर इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस को क्या करना है, कंटिन्यूअसली करना है, सो दैट मेरा परफॉर्मेंस मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करके चले। बेसिक है। अब अगर याद होगा स्ट्रेटेजी और गोल के बीच में डिफरेंस क्या था, स्ट्रेटेजी वाज डायनामिक, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता था। तो क्या है, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा। और अलाइनमेंट कैसा होगा कि एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होगा। दिस इज अबाउट स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो ये दो मेनली फीचर्स है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिफरेंस क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है कि साल में एक बार होता है। वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, चलो इसको प्रमोशन दे दो, अच्छा नहीं कर रहे चलो इसको रिव्यू में डाल दो। ये सब चीजें क्या होगा, इट इज अ वन टाइम प्रोसेस। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअसली होता रहेगा। क्या सर ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एज सच? देखो अगर एसपीएम के रिलेटेड कोई सवाल आता है तो दिस आर द कॉमन कीवर्ड्स व्हिच यू कैन यूज। इट इज अ कंटिन्यूअस लूप, कंटिन्यूअस प्रोसेस, देन इट इज कि हम फीडबैक को कंसिडर करते हैं, इट इज डायनामिक, ऑल दो स्टफ्स यू कैन ऐड कीवर्ड्स। बिकॉज अगर आप सबको याद होगा 11th 12th में हमारा बीएसटी होता था जिसमें क्या करते थे, प्योरली थियरी था, हमको पेज बढ़ाना था। यहाँ पे भी क्या करना है, जब अगर इंट्रोडक्शन या फिर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते, कुछ लिखना है, ये सब लिख लेंगे तो हाफ मार्क, 1 मार्क, 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हुआ है। अब यहां से स्टार्ट होता है आपको इंपॉर्टेंट चीज, वाई एसपीएम। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, क्या है, एम्प्लॉय को बता दूंगा मैं कि तुम ये काम करोगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ये भला होगा, जिससे तुम्हारा रिवॉर्ड्स लिंक्ड रहेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं था। फिर क्या है, पता चल जाएगा उसको कि ये काम करने के लिए अब मेरे को क्या स्किल्स चाहिए, तो उस हिसाब से वो खुद का भी डेवलपमेंट कर सकता है। बाकी रिवॉर्ड फीडबैक तो है ही, तुम अचीव कर रहे हो तो तुमको रिवॉर्ड मिल रहा है, नहीं तो तुमको ऑटोमेटिक फीडबैक मिल जाएगा। इधर तुम्हारे सुपीरियर्स या फिर तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इन दिस थिंग आई एम लैकिंग आउट एंड ये। फिर क्या है, एम्प्लॉय का ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो हम बोलते हैं साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, फिर कैसा ये साइकिल चलता है, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो, फिर परफॉर्मेंस मेजर करो, फिर देखो कि वो
कैसा चल रहा है, सही चल रहा है तो रिवॉर्ड्स पे चले जाओ, सही नहीं चल रहा है तो फीडबैक दे दो। बेसिक सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको दिमाग में याद रखना है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, कुछ लिख देंगे, बेसिक से जनरली क्वेश्चन आते नहीं है बट स्टिल। नेक्स्ट, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक है परफॉर्मेंस, दूसरा है प्रोडक्टिविटी, तीसरा है एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस मतलब व्हाट वी डू, प्रोडक्टिविटी मतलब हाउ वी डू, एफिशिएंसी मतलब मैं कितने अच्छे से कर रहा हूं, क्या मैं टाइमली कंप्लीट कर पा रहा हूं, क्या मैं कॉस्ट सेव कर पा रहा हूं, वो सब चीजें हैं। तो प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, मैं कितना एफर्ट डालने से कितना आउटपुट निकल रहा है। मैं 10 घंटे पढ़ने से मेरे को एक चैप्टर याद रह रहा है, दिस इज माई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, एक इनपुट से हो सकती है, मल्टीपल इनपुट से भी हो सकती है। अगर सारे इनपुट्स को कंसिडर कर रहा हूं तो टोटल प्रोडक्टिविटी, अगर एक ही इनपुट को कंसिडर कर रहा हूं तो पार्शियल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि अच्छे क्वालिटी का ही बनेगा, ठीक है ना। अब मान लो मैं अब 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसमें से मेरे को एक चैप्टर याद रह रहा है, बट वो चैप्टर कितने अच्छे से याद रह रहा है ये तो वो बता नहीं पाएगा ना प्रोडक्टिविटी। अब मेरे को 10 घंटा पढ़ लिया, याद रह गया, अब कितने अच्छे से याद रहा है, दैट इज नॉट प्रोडक्टिविटी। याद रह गया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी क्या है कि कम से कम खर्चे में, कम से कम वेस्टेज में मैं कितना बेहतर कर पा रहा हूं, दैट इज माई। ठीक है ना, मैंने 10 घंटे डाला, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हो गया, लेकिन अगर वही मैं देख रहा हूँ कि भाई 8 घंटे डाल रहा हूँ तो 90,000 यूनिट बन जा रहा है, तो 2 घंटे में सिर्फ 10,000 यूनिट बन रहा है। इसका मतलब क्या है, 8 घंटे के बाद मैं थक जाता हूँ और 2 यूनिट मेरी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये चीज है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देना, दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, इनपुट्स के कॉस्ट को भी हम ध्यान देते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी हम टच करते हैं। ठीक है, तो बेटर क्या, एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्टिविटी? ऑब्वियसली एफिशिएंसी इज बेटर। द मोर एफिशिएंट आई एम, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक मेरा इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, तो वही है कि एफिशिएंसी क्या बोलते हैं, क्वालिटी पे देखता है, ये क्वांटिटी पे देखता है, या फिर एक कॉस्ट पे क्वांटिटी पे, वो चीज है। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ दिस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, ओल्ड सिलेबस में इससे क्वेश्चन आ चुका है लेकिन न्यू में अभी तक आया नहीं है, सो आई फील दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बोलूं तो इससे क्वेश्चन भी आया था एक ओल्ड सिलेबस में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस और हाउ डू यू परफॉर्म फाइनेंशियल असेसमेंट एनालिसिस। किस में आया था, 2016 के सिलेबस में, अभी तक आया नहीं है। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, किसका क्या काम है आपको पता है। फिर टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी था, किसी ने 12th में भी पढ़ा होगा, बस इसका काम क्या है, आपको बता देना है। देन आपके बीवी के कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़े थोड़े आते हैं कि एफसीएफएफ क्या है, एफसीएफई क्या है, फिर रेशियोज क्या है। तो सर ऐसे सवाल आएगा तो कैसे अटेंड करना है, सिंपल, इसी पार्ट में डिवाइड कर देना। पहले क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोला या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मेरे, ये तीन है, इससे ये चीजें पता चलती है, दिस आर द 3 टाइप ऑफ थिंग्स। देन हाउ टू कंपेयर, वी कैन कंपेयर बाय डूइंग वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस, देयर आर वेरियस टूल्स सच एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक एक चीज के बारे में एक एक लाइन लिखते जाना। Also, ratio analysis and ratio, there are different type of ratios which focuses on, some ratios focus on profitability, some on liquidity, some on solvency, some on other activities. इसको क्या करना है, जितना तुमको पता है सबके बारे में एक एक दो दो लाइन लिख के आ जाना है, 7 से 5 तो मिल ही जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनदर गुड टॉपिक जो ना न्यू में टेस्ट है ना ओल्ड में टेस्टेड है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक। क्या है, P2P एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। P2P मतलब प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जब से मैं एक चीज खरीदना चाहता हूं एंड इट एंड्स विद जब मैं उस चीज का पे कर देता हूं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, प्रोक्योरमेंट साइकिल याद रख लेना है। वो याद रख लोगे, आपके 7 मार्क्स बन जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, सोचो क्या हो सकता है। मेरे को कोई एक प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करूंगा। वो कैसे क्रिएट करूंगा, एक रिक्वेस्ट डालूंगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा कि दिस आर द थिंग्स आई नीड। अब रिक्वेस्ट मैंने डाल दी तो जो भी मेरा परचेज डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा विथ माय वेंडर। तो वेंडर क्या करेगा, वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज माय परचेज ऑर्डर स्टेज। फिर क्या होगा, वो वेंडर डिलीवरी करेगा। तो डिलीवरी करेगा तो मेरे को क्या करना है, गुड्स रिसीव करके चेक करना है कि मैंने जो मंगाया है, जितने क्वांटिटी में मंगाया है
उस क्वांटिटी में आया ही नहीं कि क्वालिटी है कि नहीं। फिर मेरे को क्या देखना है, वो जो इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस में जितना क्वांटिटी है, क्या वो गुड्स में उतना क्वांटिटी था जो मेरे को एक्चुअली रिसीव हुआ है, जो रेट पे हमने डिस्कस किया तो वो रेट पे दिया है क्या। फिर उसके बाद क्या कर देना है, मेरे को उसको दे देना है पेमेंट के लिए। अब जो पेमेंट वाला डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, अपना टैक्स के इम्प्लीकेशंस देखेगा, फिर उसको क्या कर देगा, पेमेंट करेगा। दिस इज नथिंग बट द P2P साइकिल। इसमें वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, दिस कैन बी ए क्वेश्चन कि व्हाई वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, और स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ द वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होगा आप बताओ, अगर आपका आपके सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन है, उससे क्या होगा, कुछ नहीं, आपको सस्ते में चीजें मिल जाएंगी, आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा, बहुत बार क्या होगा कि आपका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। फिर आप अगर वेंडर से अच्छा ये रखे हो तो फिर क्या होगा, वेंडर अपनी ओर से आपको बोल देगा कि सर इस चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, आप इसको एडवांस में लेके रख लो। तो इससे क्या होगा, आपके रिस्क बहुत सारे कम हो जाएंगे। फिर अब आपको जो फीडबैक देना होगा आप स्मूथली दे सकते हो, और अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा ना, तो उस फीडबैक को पॉजिटिवली रिसीव करके फिर उसमें चेंज भी कर सकता है। या फिर मान लो एक मार्केट में नया क्वालिटी का प्रोडक्ट आया, तो वेंडर भी आपको बोलेगा कि सर ये चीज आई है, आप एक बार देख लो। तो उससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कंटिन्यूस रहेगा और स्मूथ रहेगा। फिर क्या है, अगर मेरा वेंडर सही है, आई हैव अ गुड रेपो विथ माय वेंडर, तो मार्केट में देयर इज अ वेरी गुड चांस कि मैं कभी भी स्टॉक आउट नहीं होऊंगा, और आई शुड ऑलवेज रिमेन कॉम्पिटिटिव। तो दिस आर दी थिंग्स, सिंपल है। क्या बोलते हैं, धंधे में भरोसे का खेल है, तो भरोसा किससे मिलेगा, अगर आप रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करते हो। ठीक है, तो भरोसा रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, किसके साथ, वेंडर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगेन अगेन फ्रेंड्स, ये ओल्ड एग्जाम में पूछा था, ओल्ड सिलेबस में, अभी तक न्यू में नहीं पूछा है। आपको नहीं लगता इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछना चाहिए? यस, इट माइट कम। सर इसी टॉपिक में आपने 3 बोल दिया, और 2 भी मैं बोलने वाला हूं जो पूछा नहीं है। सप्लाई चेन बेसिकली क्या है मेरा, सप्लाई चेन इज नथिंग बट from the starting from where a product is coming till it reaches the consumer। मतलब मेरे जो, if I am purchasing a raw material from a vendor, तो मेरे vendor से लेके मेरे अल्टीमेट कस्टमर तक ये जो पूरा चेन है उसको मैं क्या बोलूंगा, सप्लाई चेन। तो दिस इज नथिंग बट ए नेटवर्क। इसमें क्या आ जाएगा, प्रोक्योरमेंट आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है बट इट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो क्या 4 फ्लो है, क्या सिर्फ मटेरियल फ्लो होता है क्या, आंसर इज नो। बहुत लोगों को ये लगता है कि सप्लाई चेन मतलब ओनली गुड्स फ्लो होता है, बट नो। क्या होगा इसमें, हम देखेंगे क्या, कि मटेरियल तो फ्लो होगा, उसके साथ क्या फ्लो होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, फ्रॉम द कस्टमर टू द मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम द वेंडर टू द मैन्युफैक्चरर, या फिर जो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे मैन्युफैक्चरर तक आएगा, या फिर मैन्युफैक्चरर से इन तक आएगा। तो द इंफॉर्मेशन फ्लो विल कंटिन्यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर फाइनेंस, सर फाइनेंस कैसे, डेटर्स क्रेडिटर्स, यही तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है ना, कि मेरे को मेरे वेंडर ने क्रेडिट पीरियड दिया, दिस इज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। मैं अपने होलसेलर को दे रहा हूँ एक क्रेडिट पीरियड, दैट इज ए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। मैंने एडवांस कलेक्ट करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, दैट इज अनदर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। फिर ऑब्वियसली कमर्शियल तो होगा ही कि एक ओनरशिप, मतलब क्या बोलते हैं, गुड्स का ओनरशिप चेंज होता रहेगा, तो इन 4 चीजों का फ्लो होता रहता है। ठीक है, क्या है, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, कमर्शियल। बहुत ही सिंपल, आपको याद रखना है क्या स्टेप क्या है। वेंडर से मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चर फिर उसको मैन्युफैक्चर करके देगा होलसेलर को, रिटेलर को, कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन है। और क्या होता है मेरा, मटेरियल फ्लो हो रहा है। इसमें क्या डेटर क्रेडिटर इन्वॉल्व है, तो फाइनेंसिंग आ जाएगा। कस्टमर का फीडबैक आ रहा है तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन आ गया, आपको कमर्शियल याद रहा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ये पूरे चेन को इंटीग्रेट करके रखो, ताकि वेस्टेज ना हो और डिमांड सप्लाई कंट्रोल में रहे। अब एससीएम में डिसीजन क्या लेना है, दिस कैन बी द थिंग। अब तक जो पढ़ा वो आपका इंट्रोडक्शन है, ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस कैन बी आस्क्ड। अब ये क्या है, ये बेसिकली यही है कि एससीएम में आपको क्या डिसीजन मेकिंग लेना है। सप्लाई चेन है, उसमें आपका क्या काम है, आप क्या मैनेज कर रहे हो, आपको क्या देखना है कि प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे करनी है। अब देखो, अगर मैंने डिसाइड किया कि 100 kg ऑफ समथिंग बनाना है,
तो इमीडिएटली आई शुड इन्फॉर्म माई वेंडर दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इन दिस मंथ। उससे क्या होगा, वो चीजें आ जाएंगी। फिर मेरे को पता है, अब मान लो मेरे रिटेलर ने बोल दिया कि सर आपका प्रोडक्ट जो है सितंबर मंथ में ज्यादा बिकता है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली सितंबर मंथ से पहले ही मैं अपना कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज करने लगूंगा। क्योंकि अगर सितंबर में मान लो गुड्स चाहिए, तो अगस्त में मैं सब कुछ बना दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। ओवर मतलब कैपेसिटी से ज्यादा नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूंगा, जुलाई में थोड़ा, अगस्त में थोड़ा करके बनाऊंगा। तो वन थिंग इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। फिर ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर मैं एक्सेस प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, और ये भी चांसेस है कि मेरे प्रोडक्ट्स खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज। अब कॉस्ट कम करने के लिए, स्पीड इंप्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे वेयर हाउसेस जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे होना चाहिए। दो मैं प्रोड्यूस उस जगह पे कर रहा हूँ जहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, बट फिर उससे आगे जब मेरे को कस्टमर को देना है, रिटेलर को देना है, तो क्या होना चाहिए, तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चॉइस। मैं ट्रेन से भेज रहा हूँ, खुद का गुड्स कैरियर से भेज रहा हूँ, या फिर हायर करके भेज रहा हूँ, या फिर मैं एयर के थ्रू भेज रहा हूँ, या फिर वाटर के थ्रू भेज रहा हूँ। दिस इज अ चॉइस यू हैव टू मेक। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन का, जैसे कि हमने बताया था, फीडबैक जा रहा है, मार्केट का रेस्पॉन्स जा रहा है, दैट इज थिंग। तो देखो, फ्लो याद रखना है। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इन्वेंट्री बनेगी, इन्वेंट्री को वेयरहाउस में रखना पड़ेगा, वेयरहाउस से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर कस्टमर का फीडबैक लेना पड़ेगा। ठीक है। पिल्टी, अगर तुम देखोगे तो पिल्टी, ठीक है, क्या है, प्रोडक्शन करके इन्वेंट्री जमा करो, इन्वेंट्री को कहां पे रखोगे तुम, वेयरहाउस में रखोगे, जिससे उसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर वेयरहाउस से तुम कस्टमर तक कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और फिर कस्टमर का इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हो। क्या इतना याद रखने से हो जाएगा? आई बिलीव आप सीएमए फाइनल में है, आपने बीएसटी में अपने ग्रेजुएशन में भर भर के लिखा होगा। तो 5 पॉइंट को, एक एक पॉइंट को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। सप्लाई चेन का जो इंट्रो था उसको 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। आई एम प्रीटी श्योर इतना करने से आपको 6 मार्क मिल जाएगा। कोई भी सप्लाई चेन रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप इतना लिख के मार्क जरूर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू टॉपिक, थोड़ा सा टेस्ट नहीं हुआ है, रिवर्स मैपिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी यूजिंग डाटा एनालिटिक्स। सर इतना बड़ा टॉपिक का ही नाम है, याद कैसे रहेगा हमें, वो तो बता दो। देखो बेसिकली क्या है, इसको हम पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या याद रहेगा क्या नहीं रहेगा वो मैं बताता हूँ, कैसे याद रखना। स्ट्रेटेजी मैप पहले समझते हैं क्या। स्ट्रेटेजी मैप क्या है, मेरा पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट की तरह, एक मैप की तरह मैंने बना के रख दिया। इसमें क्या दिखा रहा हूं मैं, कि कोई चीज हो रही है तो उसकी वजह क्या है, या फिर उस चीज होने की वजह से उसका इफेक्ट क्या है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, कि हर एक चीज के बीच में लिंकिंग बिठा दे रहा हूँ। लाइक अगर मैं 8 घंटे प्रोड्यूस करता हूं, तो माई एफिशिएंसी इतना है, उस वजह से कॉस्ट कम हो रहा है। या फिर मेरे को अगर ये चीज चाहिए तो फिर मेरे को ऐसी चीज करनी पड़ेगी। बेसिकली जो मेरे डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिफरेंट गोल्स है, उसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिठा रहा हूँ। और ये किस पे बेस्ड है, बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब वो 4 चीज क्या है, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। इतने सिंपल में हो गया कि नहीं। बीएससी अलग से सेकंड चैप्टर में है, यहाँ पे उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब कार्लपन एंड नॉर्टन, ये दो महान आत्मा थे जिसने हमारे जिंदगी को सिंप्लीफाई किया। तो उन्होंने क्या सिंप्लीफाई किया, इन्होंने बोला कि 5 डॉक्ट्रिन्स है, 5 पॉलिसीज है, उस बेसिस में क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन सही वे में चलेगा। तो वो 5 पॉलिसी क्या है, पहले तो तुम तुम्हारे स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनल टर्म्स में लाओ। ऑपरेशनल टर्म्स में मतलब, एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी बोलती है कि मेरे को मार्केट लीडर बनना है, तो मार्केट लीडर बनने के लिए क्या है, मेरे को सेल्स इंप्रूव करना पड़ेगा, मेरे को कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ऑपरेशनल टर्म्स क्या हो गए, इंक्रीज इन सेल्स, दैट टू उसको और स्पेसिफिक कर सकते हैं कि इस रीजन में, या फिर इस प्रोडक्ट का, या फिर इतने परसेंट से सेल को इंक्रीज करना है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट क्या है, कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक रास्ते पे लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे गोल के लिए काम कर रहा है और एक डिपार्टमेंट मेन गोल के लिए काम करे। हमको इंश्योर करना है कि एवरीवन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव द सेम गोल एज अ डिपार्टमेंट। ऑल्सो मेक स्ट्रेटेजी एवरीवन्स जॉब। ऐसा नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट ने एक स्ट्रेटेजी बता दी वो सबको फॉलो करना है। टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल स्ट्रेटेजी बताएगी,
मीडियम लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट के लिए फिर अपने हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बनाएगी, फिर जो लोअर लेवल है वो अपने हिसाब से बनाएगा। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली क्या है कि मान लो प्रोडक्शन सेल्स बढ़ानी है, उसने क्या बोल दिया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बोल दिया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दिमाग में क्या आएगा कि मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है मेरे को उसको 20% से बढ़ाना है। ठीक है, अब वो आ गया फ्लोर मैनेजर के पास। तो फ्लोर मैनेजर क्या बोल रहे हैं, 20% से बढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा, सबको रोज आधे घंटे से ज्यादा काम करा दूंगा मैं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो प्रोडक्शन का जो क्या बोलता है मशीन कैपेसिटी है उसको इंप्रूव कर लो, या फिर वेस्टेज कम कर लो। तो हर कोई अपना अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है। अब सबका स्ट्रेटेजी अपने लेवल पे सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टॉप ने बना दे सब उसको फॉलो करे। नेक्स्ट क्या है, दिस शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर याद होगा कि जब हमने एसपीएम स्टार्ट किया था, हमने क्या देखा था, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ एज ए लीडर आई शुड फॉलो इट, तभी लोगों से होगा। दिस वाज द 5 डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ स्ट्रेटेजी। किसने दिया था, काल्पन एंड नॉर्टन। सिंपल क्या है, पहले स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनल टर्म्स में लाओ, फिर उस टर्म्स को ऑर्गेनाइजेशन में एवरीवन को फॉलो करने बोल दो, फिर हर कोई अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाएगा, और ये चीज कंटिन्यूस होती रहेगी। इससे क्या होगा, जो लीडरशिप इस चेंज को आगे लेके जाएंगे, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स मैपिंग क्या है। ट्रेडिशनली क्या होता था कि ऊपर से नीचे इंफॉर्मेशन जाता था। सीएमडी ने बोल दिया डायरेक्टर को, डायरेक्टर अपने डिपार्टमेंट हेड को बोल रहे, फिर डिपार्टमेंट हेड अपने लोअर को बोल। पहले ये था ट्रेडिशनल अप्रोच। रिवर्स मैपिंग क्या है, नीचे से ऊपर। कस्टमर जो इंफॉर्मेशन देगा उस बेसिस पे हम काम करेंगे, मार्केट के फीडबैक पे हम काम करेंगे। दिस इज द रिवर्स मैपिंग। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है कि रिवर्स मैपिंग में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब रिवर्स मैपिंग कैसे करेंगे, नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे से क्या हमको देखना है कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, कस्टमर लेते टाइम उसका बिहेवियर क्या है, या फिर मान लो कस्टमर को क्या चीज पसंद आ रही है, उसको पैकिंग ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर नहीं। और वो बहुत सारी चीजों को देख के हमको नीचे से स्टार्ट करना है, ना कि ऊपर वाले क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रिवर्स मैपिंग। अब आपका पूछ क्या सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन रिवर्स मैपिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन रिवर्स मैपिंग। दिस कैन बी ए वेरी गुड क्वेश्चन फ्रेंड, अभी तक पूछा नहीं है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स से क्या होगा, बजटिंग फॉरकास्टिंग कर लो, प्रोडक्ट को डेवलप कर लो, मार्केट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो। मार्केटिंग बढ़ाओ नहीं, मार्केट के रिस्पॉन्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो, मेक द बेस्ट यूज ऑफ थिंग्स। फिर रिस्क को मैनेज करो, रिस्क को मिटिगेट करो। दिस आर द थिंग्स यू हैव टू डू। वो कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। क्या है, सबका मीनिंग लिखा हुआ है, आप देख लो। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ, जो हो गया उस पर एनालिसिस करो। डायग्नोस्टिक मतलब क्यों हुआ, जो हो गया ठीक है बट वो क्यों हुआ, दैट इज डायग्नोस्टिक। प्रेडिक्टिव मतलब क्या होने वाला है उस चीज पे एनालिसिस करो, या फिर क्या करना चाहिए, वो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। रिकमेंडेड क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव। तुम कंट्रोल करो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट O2C एंड कस्टमर सीआरएम। अब जो O2C वाला पार्ट है मेरा, ऑर्डर टू कैश, ये सेल। देखो हमने P2P देखा था, वो कौन सा था, प्रोक्योरमेंट साइकिल। O2C क्या है, ये मेरा सेल्स वाला साइकिल है। तो O2C से रिसेंटली क्वेश्चन आया है, तो अगेन उससे क्वेश्चन आएगा, चांसेस कम है। लेकिन सीआरएम से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो O2C का बेसिक मतलब क्या है कि जो सेल्स ऑर्डर रिसीव करने से लेके कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, उससे फीडबैक ले रहे हैं, ये मेरा हो गया O2C वाला चीज। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्यों है कि अगर मेरा O2C साइकिल बेहतर रहेगा तो मेरे कैश फ्लो बेहतर रहेंगे। कैश फ्लो कैसा बेहतर रहेगा, क्रेडिट कलेक्शन फास्टर होगा। ठीक है ना, मेरे जो कॉस्ट वो बच जाएंगे। और फिर अगर मैं ये प्रोसेस को अच्छे से समझ रहा हूं ना, फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हेल्प होगी इन डिमांड एनालिसिस एंड उस हिसाब से प्रोडक्शन करने में। और ऑब्वियसली अगर मेरा कस्टमर रिलेशन अच्छा है तो फिर मेरे को फीडबैक भी अच्छा मिलेगा और वर्ड ऑफ माउथ भी बढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं O2C में। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ O2C प्रोसेस, ये थोड़ा सा देख सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट कैसा ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, इसको तुम सीआरएम ऑप्टिमाइजेशन में भी लगा सकते हो। देखो एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज
CRM। या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द O2C प्रोसेस। दोनों के लिए आंसर मोर और लेस सेम ही होगा। क्या है देखो, O2C प्रोसेस में क्या होता है, एक कस्टमर ने सेल्स ऑर्डर दिया, हमने उस हिसाब से जो ऑर्डर को कलेक्ट करके फिर उसको डिलीवरी दी, डिलीवरी होने के बाद इनवॉइस दे दिया, इनवॉइस से पेमेंट आ रहा है, फिर बाद में मैं उसको आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हूँ, ये प्रोसेस है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। AI का जमाना है तो ऑटोमेट वर्ड यूज करोगे। किसको ऑटोमेट करोगे? बिलिंग को ऑटोमेट कर दो। एक बार ऑर्डर रिसीव हो गया तो बिलिंग ऑटो जनरेट हो गया, उसको मेल हो जाना चाहिए। पेमेंट कलेक्शन और सिस्टम में रिमाइंडर, सिस्टम में मेल सेट कर दो कि रिमाइंडर्स जाते रहेंगे, तो दिस ऑटोमेशन प्रोसेस। फिर क्या करना है, ये O2C साइकिल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। एक ब्रांच में जो रहे दूसरे ब्रांच में वो होना चाहिए, और कोई भी करे दैट प्रोसेस शुड बी स्टैंडर्डाइज, सेम प्रोसेस शुड बी फॉलोड। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस दो, जिससे क्या होगा कि प्रिंटर का या फिर उस तक इनवॉइस जाएगा, जाते जाते लेट हो गया, वो नहीं है। डिजिटली साइन इनवॉइस निकला, मेल कर दिए, काम खत्म। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडिट पॉलिसीज को री इवेल्युएट करना है। क्या करना है, देखना है कि जो मेरा पॉलिसी है उससे मेरा फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं बढ़ रहा है, कस्टमर्स अच्छे से अट्रैक्ट हो रहे हैं क्या। अगर आपको याद होगा आपके एफएम में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था, उसमें इस चीज पे हमने देखा हुआ था। फिर क्या है, और जो जो चीजों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। ठीक है। फिर CRM मतलब क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या करना है, कस्टमर से अच्छे से बात करनी है, उसको रिटेन करके रखना है। बिकॉज सी क्रिएटिंग कस्टमर इज इजी बट रिटेनिंग देम इज डिफिकल्ट। तो CRM का मेन पार्ट क्या है, रिटेंशन रेशियो बढ़ाओ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ फ्रॉम कस्टमर्स। अब क्या है मेन फॉर्म्स ऑफ CRM, एक स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, एनालिटिकल। क्या इस पे ज्यादा दिमाग लगाना है? आंसर इज नो। आपको याद क्या रखना है, ये वाला थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्या है, एक तो IDIC मॉडल हो, क्या है, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, इंटरैक्ट, कस्टमाइज। ये चीज को आपने देखनी है। फिर जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मेरे को लगता है, अगर कस्टमर CRM ऑप्टिमाइजेशन नहीं पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है CRM वैल्यू चेन। वैल्यू चेन में बेसिकली क्या होता है, 5 स्टेजेस होता है। जिस वो स्टेजेस किस लिए डिजाइंड है कि मैं अपने कस्टमर को पहले वैल्यू दूं, एक बार उसके माइंड में मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी, फिर उसको कैसे रिटेन करूं और प्रॉफिटेबली कैसे रखूं, वो मेरा देखना है। तो इस पे ज्यादा आपको फोकस कर सकते हो, थोड़ा सा आप अपना बुक देख लेना, इस पे आपको मिल जाएगा। फिर गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल, ये 4-5 चीजों पे है। विजन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए, टारगेट ये रहना चाहिए कि कस्टमर प्रोसेस को मैं इंप्रूव करूं, CRM प्रोसेस को, और कस्टमर के एक्सपीरियंस को, टेक्नोलॉजी को यूज करूं। ये थोड़ी सी चीज है। तो आई फील कि अगर पूछा जाएगा तो ऑप्टिमाइजेशन इज अ गुड क्वेश्चन इन दिस थिंग विच कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। नेक्स्ट, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अगर CRM नहीं पूछ रहा है देन दिस इज द वन। ये जो 5 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स है, आपको याद रखना है। रिसेंटली डिसीजन ग्रिड एनालिसिस से सवाल आ गया था, तो वेरी अनलाइकली कि सेम सब चैप्टर से वो लोग पूछेंगे। बट अगर पूछ लिया तो फिर दिन बचा कुचा जो टॉपिक है वही यही है कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे करूंगा। कैसे करना है, पहले कस्टमर को सेगमेंट वाइज डिवाइड कर दो। अब वो सेगमेंट्स क्या हो सकता है, दैट सेगमेंट मे बी डेमोग्राफिक और मे बी साइकोग्राफिक। उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर को सेगमेंट कर दिया। फिर देख रहा हूँ कि इस सेगमेंट से मेरा कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना, रेवेन्यू भी देखना है, प्रॉफिट भी देखना है। फिर एनालिसिस करूंगा, क्या इस सेगमेंट से मेरा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, चलो इस पर और थोड़ा फोकस करते हैं। क्या यहाँ ग्रोथ का स्कोप है मेरे लिए, वो चीज मैंने देख ली। फिर अब इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि हाउ आई कैन डू बेटर। फिर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करूंगा। एक बार इंप्लीमेंट हो गया, फिर मेरे को क्या देखना है कि रिव्यू करना है, क्या ये स्ट्रेटेजी मैंने जैसे प्लान की थी उस हिसाब से फंक्शन कर रहा है या फिर आई कैन डू बेटर। सो दिस इज द थिंग। डिसीजन ग्रिड मैंने डाल दिया है, बट वेरी अनलाइकली। बट ये वाला जो पार्ट है वेरी लाइकली किसके लिए, आपके एमसीक्यू के लिए। ठीक है, एमसीक्यू में ये वाला पार्ट से आ सकता है, तो देख लेना। डिसीजन ग्रिड रिसेंटली आया था तो अभी रिपीट करेगा, वेरी लेस चांसेस। नेक्स्ट, ये छोटा सा टॉपिक था, बस दे दिया क्या है कि कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग स्कोर कैसे क्या काम करता है, कौन कौन एजेंसीज है। कभी कभार यू नो इंस्टीट्यूट ऐसे बहुत गंदे सवाल पूछती है कि कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उस चीज के लिए मैंने लिख दी है। एक चीज समझना है कि क्रेडिट स्कोरिंग अलग चीज है, क्रेडिट रेटिंग अलग चीज है। और हाँ, दिस कैन बी ए क्वेश्चन। क्या,
कि किन चीजों से मेरा पेमेंट क्रेडिट स्कोर या फिर क्रेडिट रेटिंग इफेक्ट करता है। दिस कैन बी ए क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, बहुत इजी है। आई बिलीव आप में से बहुत जन के पास क्रेडिट कार्ड हो या फिर अपने सिबिल स्कोर के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं से। आपको बस उसके बारे में लिखना है कि कैसे वो इंप्रूव होता है या फिर खराब होता है। क्या है, आप टाइमली पेमेंट कर दो अपने लोन्स के, क्रेडिट कार्ड्स का। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बैलेंस ज्यादा है तो आपका इफेक्ट करेगा। आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स है क्या, मतलब लोन होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लोन में भी एक लंबा चल रहा होगा, एक शॉर्ट टर्म चल रहा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ अगर लोन्स आपके पास है तो उससे चेंज होगा। फिर मान लो अगर आप ओवर डिपेंडेंट हो किसी चीज पे तो वो भी आपका इफेक्ट कर सकता है। तो इस चीज पे अगर आना चाहे तो यहाँ से एक सवाल आ सकता है। तो अगेन लेट मी रिपीट, क्या क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। एक हो गया आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, इट इज वेरी लाइकली आए। उससे नहीं आया तो फिर आपका P2P वेंडर मैनेजमेंट से कुछ आ सकता है, बेनिफिट्स क्या है। या फिर रिवर्स मैपिंग को कैसे डाटा एनालिटिक्स यूज करके आना है। अगर मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो ये वाला होगा, क्योंकि P2P और SCM तो इजी था। फिर CRM को ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकता है, वो वाला हमने थोड़ी देर पहले देखा। और ये जो सीपीए है, सीपीए के स्टेप्स क्या है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, या फिर आपको कहीं पे सीपीएम मॉडल दिख गया तो उसके स्टेप्स क्या है, इतना स्टेप्स आपको देखना है। ठीक है, इसी के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने विद इन 30 मिनट्स आपके 7 मार्क्स को स्कोर कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि पूरे एसपीएम में आपका है, बैलेंस स्कोर कार्ड, बीएससी। तो ये कहाँ पे क्या आया था, मतलब देखो पहले क्या होता था कि अगर किसी के बिजनेस का परफॉर्मेंस अगर मेजर करना है तो हम क्या करते थे, सिर्फ फाइनेंशियल देखते थे। प्रॉफिट दिख रहा है, चलो अच्छी कंपनी है, सेल्स अच्छा है, चलो अच्छी कंपनी है, बाकी किसी भी चीज को हम लोग नहीं देखते थे। तो ये क्या बोला कि नहीं, ओनली फाइनेंशियल मेजर्स आर नॉट सफिशिएंट। और ये किसने बोला, काल्पेल एंड नॉर्टन ने। अगर इन्होंने बोला तो क्या बोला कि फाइनेंस के साथ हमको नॉन फाइनेंशियल चीजें भी देखनी है। तो फिर लोगों ने पूछा भैया आप ही बता दो क्या देखना है हमें। तो उन्होंने बोला 4 चीज देखो, एक तो फाइनेंस देखना ही है, उसके साथ कस्टमर का पर्सपेक्टिव तो देखो भैया, कि क्या क्वालिटी तुम दे रहे हो, कस्टमर उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, मार्केट में तुम्हारा शेयर क्या है, वो चीज देख लो। फिर उसके बाद क्या देखना है कि तुम्हारा इंटरनल बिजनेस प्रोसेस क्या है, घर के अंदर सब तो ठीक है ना, दो फाइनेंशियली स्ट्रांग बट घर के अंदर तो सब ठीक है। ऐसा ना हो कि घर के अंदर ही झगड़ा चल रहा हो, हम बाहर सुधारने चले, वो तो नहीं होगा। और क्या है, क्या लर्निंग हो रही है, क्या ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो वहां पे बोलते हैं ना स्केलेबिलिटी, क्या इसको मैं स्केल कर सकता हूँ, क्या इस पे ग्रोथ पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, तो दिस आर 4 पर्सपेक्टिव्स, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। ये 4 आपको याद रखने। फाइनेंशियल में क्या है, बेसिक बेसिक चीजें, प्रॉफिटेबिलिटी देख लिया, आरओयू देख लिया, रेवेन्यू ग्रोथ देख लिया, कॉस्ट देख लिया, वगैरह वगैरह चीजें देख ली। कस्टमर पे मार्केट शेयर देख लिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी देख ली कस्टमर से, वो होगी। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में क्या है कि मेरे ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, क्या कोई प्रोसेस में इनोवेशन पॉसिबल है, क्या मेरा पोस्ट सेल सर्विस कैसा है, ये सब चीजों के बारे में देख लो। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या है, क्या एम्प्लॉय स्टैग्नेंट तो नहीं है ना, एम्प्लॉय का स्किल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग, ये सब होता रहता है कि नहीं, और क्या बोलते हैं मार्केट में स्कोप है कि नहीं, वो सब चीजें हो गई आपके लर्निंग एंड ग्रोथ के बारे में। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है बट इसका इंपॉर्टेंस आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। तो बेसिकली बीएससी का पर्पस क्या है कि स्ट्रेटेजी को ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करना है। बीएससी का एक ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो फायदे क्या है वो इंपॉर्टेंट रखना है, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ बीएससी, क्योंकि पहले सवाल आ चुका है बीएससी एंड इट्स लिमिटेशन, बेनिफिट्स अभी तक पूछा नहीं है। तो क्या फायदा है, एक तो बेटर स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। फिर क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को क्या करना है आपको, केपीआई यहाँ पे मिल जाएगा आपको, केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फिर क्या देखना है आपको कि सारे डिपार्टमेंट जो है अलाइन करते हुए चले। अरे भैया, अरे सर ये चीज तो हमको कब पढ़ी पढ़ी लग रही है, कल देखा था क्या। हाँ, हमारे जो प्रीवियस वीडियो था हमारा चैप्टर 1, वहां पे भी हमने ये चीजें देखी हुई थी। तो वही चीजें हर जगह चिपकानी है। ठीक है, फिर क्या, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक गोल्स हो गया। और होलिस्टिक व्यू ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब मैं एक क्या बोलता है, एक बर्ड्स आई व्यू मेरे को मिल रहा है, पूरा डिटेल में पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मेरे जो मीडियम मिड लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो क्या करे, वो चीज मेरे को बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल रही है। फिर उससे क्या हो रहा है कि प्रोसेस भी इंप्रूव हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्रूव हो रही है। याद कैसे रखना है, स्ट्रेटेजी बनाता हूँ जिससे क्या होता है, केपीआई मिल जाता है,
केपीआई उस हिसाब से होता है कि सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करे, जिससे मेरा गोल्स भी इंप्रूव हो रहा है, कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रहा है और मेरे को एक ईगल्स आई व्यू मिल रहा है, होलिस्टिक व्यू मिल रहा है। ठीक है, अब लिमिटेशंस पीछे पूछ लिया गया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, बट लिमिटेशन क्या है, देखो बैलेंस कर काट के वो बिजनेस ओरिएंटेड है, उससे शेयर होल्डर को कोई लिंक नहीं है। फिर क्या है, चार पर्सपेक्टिव दे दिया, मतलब है ना, यहाँ पे समराइज नहीं हो रहा, चार डिफरेंट दिशा में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्या है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बीएससी के वजह से क्या होगा, आपको कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स मिलेंगे। कैसे, कहीं पे आपको लगा कि यार यार यहाँ पे तो मार्केट शेयर मेरा बढ़ा है, तो ग्रोथ में क्या बोलेगा, नहीं ग्रोथ के चांसेस कम है। एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूं, तो कभी कभार कंफ्लिक्टिंग गोल्स भी बन जाते हैं। फिर क्या होता है, ये बीएससी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अब इतने सारी चीजों को पहले डाटा गैदर करो, फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि चेन स्टार्ट्स एट द टॉप, स्टार्टिंग लेवल अगर ऊपर मेरा कमिटेड है, वो चाहते हैं तभी हो पाएगा, अगर मेरा टॉप लेवल इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर सक्सेस कैसा कर सकते हैं, दिस कैन बी ए क्वेश्चन, अगर बेनिफिट्स पूछ लिया, अगर इसको पूछना है, दो इससे आना चांसेस कम है, बट स्टेप्स क्या है, पहले असेस करो सिचुएशन क्या है, फिर स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बन गई तो स्ट्रेटेजी को ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट करो, और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करना है उसके लिए एक मैप लेआउट करो। तो ऑब्जेक्टिव से स्ट्रेटेजी मैपिंग हो गया। अब मैप से क्या पता चलेगा कि क्या केपीआईज है, ठीक है, उस हिसाब से सब काम करने लगेंगे। फिर क्या होगा कि आपको स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी लेने हैं, सिर्फ केपीआई ले डाउन करने से नहीं होगा। अब आपने केपीआई दे दिया, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ले लिए, नेक्स्ट क्या है, चेक करो क्या सब सही से हो रहा है, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करो। एक बार एनालिसिस हो गया, फिर और क्या इंश्योर करना है कि सबके परफॉर्मेंस एक ही साथ चल रहे हैं क्या, ठीक है, वो चीज भी आपको देखनी है, और नहीं चल रहा है तो सबको एक ही लाइन में लेके जाना है, ठीक है ना। अब अगर हमको जीतना है तो एवरीवन शुड स्ट्राइक द सेम नेल, अगर 4-5 नेल को एक ही हैमर मारेगा तो फिर कोई भी काम का नहीं आएगा। तो यू हैव टू अलाइन द थिंग्स एंड एट एंड ऑफ द डे इवैल्यूएट, क्या ये पूरा प्रोसेस सही से हो रहा है, बेसिक सा प्रोसेस है। ठीक है, क्या है मेरा प्रोसेस, एसेस करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करो, अब जो ऑब्जेक्टिव आ गए उसको एक मैप में लेआउट कर दो, और फिर केपीआई तुम डिफाइन कर दो और स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स डिफाइन कर दो। एक बार ये सब हो गया, फिर क्या करना है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। उसके बाद और क्या देखना है कि जो परफॉर्मेंस है वो अलाइंड है कि नहीं टुवर्ड्स द गोल्स, और इनके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि वेदर दिस एंटायर प्रोसेस इज वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट, गोल्स आर गेटिंग मेट और नॉट। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस से स्टार्ट करो ये प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सब पॉइंट क्या है, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस एंड रोना मॉडल। रोना कौन रो रहा है सर, अरे रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। ठीक है, क्या यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आएगा, तो आपका जो एक 7 मार्क्स का आता है ना क्वेश्चन फ्रॉम एसपीएम, दिस माइट बी दैट क्वेश्चन, नॉट इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एसपीएम का, इधर चैप्टर 2 के इस पार्ट से आ जाता है, नहीं तो चैप्टर 4 से आ जाता है। ठीक है, तो फिर अगर आएगा तो इससे वो चीज आ जाएगी। तो बेसिकली क्या बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को हमने क्या कर दिया, 3 चीजों से उसको लिंक कर दिया, मेरे सेल से, मेरे इन्वेस्टमेंट से, मेरे वैल्यूएशन से। आरओआई का जो फॉर्मूला था मेरा, उसको हम बहुत सारे पार्ट से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है कि मेरे पास जितने एसेट्स है उस एसेट को यूटिलाइज करके मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूं, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या पता चलता है कि हाउ बेटर आई एम यूटिलाइजिंग माय एसेट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला दे दिया। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी और नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यही तो है जहां पे हमको ड्यू पॉइंट एनालिसिस करना है। क्या है कि शेयर होल्डर्स के फंड पे मैं कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा हूं। तो इसके लिए 2 मॉडल है, एक 3 पॉइंट ड्यू पॉइंट एनालिसिस और एक 5 पॉइंट है। 3 पॉइंट में क्या बोलता है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इक्विटी मल्टीप्लायर। अब आप इसको इक्विटी मल्टीप्लायर बोलो या फिर फाइनेंशियल लेवरेज बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो किस वजह से बढ़ रहा है, घट रहा है तो किस वजह से घट रहा है, आई एम एबल टू पिन पॉइंट थिंग्स। ठीक है, अब देखो इसको इंप्रूव कैसे कर सकता है। अब ये चीज क्यों लिखी है यहाँ पर, क्योंकि वी आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सिर्फ कैलकुलेट करके छोड़ना हमारा काम नहीं है। एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के एंड में लिखा होगा कि गिव सजेशंस ऑन हाउ टू इंप्रूव द रेशियो।
या फिर गिव सजेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। तो फिर क्या करना, ये 3 पॉइंट्स आपके काम आएंगे। इधर आप मार्जिन ऑन सेल्स बढ़ा सकते हो, एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ा सकते हो, या फिर आपका जो इक्विटी मल्टीप्लायर उसको बेटर लेवरेज कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले लो। फिर क्या है, 5 पॉइंट है, उसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, हमने इंटरेस्ट का और टैक्स को और थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट को और टैक्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, हमने क्या कर दिया कि टैक्स का भी तो कुछ फायदा हो सकता है मेरे अर्निंग्स पे। जरूरी नहीं कि जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे रीजन से हो। और इंटरेस्ट का भी, हाउ मच बेटर आई एम यूटिलाइजिंग माय डेट, उसको हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या है, ये जो दो फॉर्मूला है मेरे, ईबीटी बाई ईबीआईटी और ईएटी बाई ईबीटी, ये दोनों क्या हो गया, मेरा न्यू एडिशन है इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, रोना। रोना मतलब क्या, नेट एसेट्स। हमने वहां पे क्या देखा था, आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। यहाँ पे नेट एसेट मतलब कुछ नहीं, फिक्स्ड एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यस और नो? तो यही हो रहा है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, सिर्फ टोटल एसेट्स कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया। और हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस। तो ये एक बेसिक चीज है। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ पे काम आएगा, एमसीक्यू में काम आएगा। क्या इससे थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? रेयरली एक्सपेक्टेड है। यहां से क्या है, बेंचमार्किंग एंड बेंच ट्रेंडिंग। अब यहां से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस टॉपिक का रिपीट होना थोड़ा सा मुश्किल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन आया था आपके दिसंबर 24 में। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये एक बार आ चुका है, लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट में एक बार ये आ चुका है। बेंचमार्किंग, बेसिकली बेंचमार्किंग क्या है, आपने एड्स में बहुत बार देखा होगा, और अगर कोई मेरे नॉर्थ इंडिया के दोस्त है या फिर डायलॉग्स हैं, तो एक चीज सबको पता है, अरे शर्मा जी के बेटे से सीख लो थोड़ा सा। तो दैट शर्मा जी का बेटा क्या है, बेंचमार्क है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट मी। शर्मा जी का बेटा इज द बेंचमार्क। उसको देख के हमको उस लेवल तक टच करना है। वी आर कीपिंग ए टारगेट, एक परफॉर्मेंस को हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं अपने लिए, दैट इज द बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या हो सकता है, बहुत टाइप के हो सकता है। अगर बिजनेस के हिसाब से बोलूं तो इंटरनल हो सकता है, कॉम्पिटेटिव हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, जेनरिक हो सकता है। इंटरनल मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बेंचमार्क बना रहा है। प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है। अब प्रोसेस बी और सी वाले प्रोसेस ए को बेंचमार्क बना लिए, ये हो गया इंटरनल। कॉम्पिटिटिव मतलब फोन मार्केट में हो गया, सपोज वीवो, एमआई, वन प्लस, ये सब है, तो सबने क्या कर दिया, एप्पल को अपना बेंचमार्क बना लिया, तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव बेंचमार्क। इंडस्ट्री बेंचमार्क मतलब इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क फिक्स्ड होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया या फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो, एक बेंचमार्क फिक्स्ड है कि दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट वी शुड हैव, या फिर दिस इज द R&D कॉस्ट वी शुड इनकर। तो ये हो गया आपका क्या, इंडस्ट्री वाला। देन जेनरिक क्या है, मैं हूं सीमेंट बिजनेस में, मैं कंपेयर कर रहा हूं किससे, शुगर बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी से। ठीक है, तो वो हो गया कंप्लीटली जेनरिक, मतलब मेरे से कोई भी रिलेटेड नहीं है। प्रोसेस के बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूँ, एज अ प्रोडक्ट किसी को बेंचमार्क डिसाइड कर लिया, एज अ प्रोसेस मैंने किसी दूसरे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, बेंचमार्क डिसाइड कर लिया। परफॉर्मेंस, एक नंबर मैंने दे दिया, क्वांटिटी नंबर दे दिया। स्ट्रेटेजिक मतलब ये वाले स्ट्रेटेजी को मैं अपना बेंचमार्क बना रहा हूँ। क्या अभी फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो। फेस क्या है, पहले तो आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उसका बेंचमार्किंग देख लो, फिर उसके बाद तुम अचीव कर पा रहे हो नहीं, और फिर इंप्रूव करते रहो। बेंच ट्रेंडिंग क्या है, बेंचमार्क के लिए तुमने जो टारगेट चुना था और जो तुम एक्चुअल में कर पा रहे हो, इन दोनों का जो एनालिसिस है, दिस इज बेंच ट्रेंडिंग। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, सिक्स सिग्मा एंड लीन मैनेजमेंट। माय फ्रेंड्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसेंटली एक बार सिक्स सिग्मा वर्सेस टीक्यूएम इसी पार्ट का एक टॉपिक था जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और ये लीन मैनेजमेंट अभी तक नहीं पूछा है। यस फ्रेंड्स, लीन मैनेजमेंट पूछा नहीं है, और लीन मैनेजमेंट से बहुत बार आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप कहीं ध्यान इधर उधर है, तो प्लीज फोकस ऑन दिस चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बहुत मजे से खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सिक्स सिग्मा क्या है, बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ये चीज को पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। ठीक है, एएफएम में हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा है, थोड़ा सा अपने 12th के टाइम पे, फाउंडेशन के टाइम पे देखा है। तो ये कुछ नहीं है, बस
स्टैंडर्ड डेविएशन को एज ए मेजर लेके हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस बारे में है। तो क्या इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्या? आंसर इज नो। सिग्मा मतलब क्या है? बेसिकली वेरिएशन है, ठीक है ना। एसडी को हम डेविएशन मानते हैं ना, वही है ये। सिग्मा मतलब वेरिएशन हो गया आपका। हायर सिग्मा मतलब कम डिफेक्ट्स है और ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। ये वाला क्या करना है, लाइन आपको याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा बना क्यों? बेसिकली टारगेट ये था कि मेरे रास्ते में जो अड़चन आ रहे हैं, द हर्डल्स इन माय वे, आई शुड रिमूव देम। दैट इज माय टारगेट। मेरे को क्या करना है? अपने डेविएशंस को, वेरिएशंस को कम करना है। और मेन पर्पस क्या है? कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करो, अपना कॉस्ट कम करो और बेहतर पर्सन बनो, ठीक है। पर्सन एज ए बेहतर ऑर्गेनाइजेशन बन जाओ, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा क्या बोलता है? फॉर एग्जिस्टिंग प्रोसेस DMAIC और न्यू प्रोसेस के लिए DMADV, ठीक है। अब याद कैसे रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो देखो डीवी मतलब क्या? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम किसका करते हैं? न्यू प्रोसेस का। तो DMADV इज फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। अब DMAIC, आई से क्या होता है? इंप्रूव। तो एग्जिस्टिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, नए को जब नया बना नहीं है तो इंप्रूव कैसे करोगे? तो DMAIC, DMADV। देख रहे होगे डीएमए तो सब में सेम है। क्या है? पहले डिफाइन करो क्या तुमको करना है, फिर मेजर करो कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर एनालाइज करो कि जो हो रहा है या फिर जैसे क्या कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट, इंप्रूव करो प्रोसेस को। फिर एट एंड ऑफ द डे कंट्रोल। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? बेसिकली देखना है कि मैंने जो प्लान किया था उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं। डीवी में क्या करना है एक्स्ट्रा? एक बार मैंने एनालाइज कर दिया मेरे को क्या करना है, उसके बाद डिजाइन कर लो, फिर वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करेंगे? टेस्ट रन कर लिया, अब टेस्ट रन हो गए तो फिर वेरीफाई हो गए मेरे, ठीक है। ये DMAIC वर्सेस DMADV कभी कभार पूछ सकता है, देयर इज अ वेरी लेस चांस, बट एमसीक्यू के लिए ये काम आ सकता है। तो बेसिक सा है, आईसी से क्या हो रहा है? इंप्रूवमेंट हो रहा है। डीवी मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट यूज हो रहा है नए के लिए, आईसी यूज हो रहा है एग्जिस्टिंग के लिए, ठीक है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे बहुत आपको बुक में एमसीक्यूज मिलेंगे एंड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 7 की रोल्स इन सिग्मा। अब इसको पूछा कैसे? सिक्स सिग्मा डेवलपमेंट पूछा कैसे जाएगा कि मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन द मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। हु इज ही? 4 ऑप्शन होंगे, तो यू हैव टू डिटरमाइन दिस। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन है यहाँ पे? ये टॉप पीपल। टॉप पीपल मतलब जो लीडर की तरह काम करते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं। चैंपियन कौन है? बीच वाले लोग। बीच वाले एज इन मिडिल मैनेजमेंट, टॉप और लोअर को जो कनेक्ट करता है। फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट मतलब एक्सपर्ट्स, जो रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शक। ब्लैक बेल्ट कौन है? जो लोअर लेवल में काम करता है बट प्रोफेशनल्स है, ठीक है ना। जो प्रोफेशनल है, जिसको पता है अच्छे से फुल टाइम, वो हो गया मेरा ब्लैक बेल्ट। लेकिन जिसको थोड़ा थोड़ा पता है, वो फुल टाइम नहीं करता, वो ग्रीन बेल्ट हो गया। येलो बेल्ट मतलब क्या है? वो बेसिक वाले लोग हैं, ठीक है ना। मतलब बेसिक एज इन दे आर पार्ट ऑफ द कोर टीम। लाइक अगर मैं बोलूं, अगर एक फर्म के हिसाब से बोलूं ना, तो अगर एक फुल टाइम सीएम है, प्रैक्टिस में है, तो ही इज ब्लैक बेल्ट। जो पार्ट टाइम प्रैक्टिस में है वो हो गया आपका ग्रीन बेल्ट। येलो बेल्ट कौन हो गए आपके? आर्टिकल्स, यानी आप लोग जिसका अभी तक सीएमए बना नहीं है लेकिन आपको बेसिक चीजें पता है, सो यू आर पार्ट ऑफ द टीम। व्हाइट बेल्ट्स कौन हो गए? जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं, जो पेड असिस्टेंट्स होते हैं, दे बिकेम माई व्हाइट बेल्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रख लो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, व्हाइट, BGY, ठीक है। अब बैकग्राउंड पहले आ गया BG, फिर वाई, अब व्हाइट तो लास्ट ही है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये आपको याद रखना है फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अब सिक्स सिग्मा वर्सेस TQM, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। बेसिकली TQM मतलब क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। और सिक्स सिग्मा क्या है? कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, तो इस पे थोड़ा सा यह है, ठीक है। थोड़ा सा भी बताऊं तो सिक्स सिग्मा नए में आया, TQM पुराना है। TQM बोलता है क्वालिटी पे फोकस करो, सिक्स सिग्मा बोलता है वेस्टेज कम करो। सिक्स सिग्मा में क्या हो गया कि हमने ये बेल्ट हायरार्की ये सब डिफाइन कर लिया, जबकि TQM सिंपल है, क्वालिटी इंप्रूव कर दो, कैसे कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट क्या है? रिजल्ट्स। सिक्स सिग्मा का रिजल्ट ओरिएंटेड है, जबकि TQM क्या है कि उसको रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, तुम क्वालिटी बढ़ा दो, हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट लीन, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं और इससे भी एमसीक्यू आता है। यस माय फ्रेंड्स, इससे एमसीक्यू आते हैं। मुडा, मुरा, मुरी, तीनों का मीनिंग आपको याद रखना है। अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज फाइन, लास्ट डे एक बार देख लेना एग्जाम के दिन सुबह। और 7 वेस्ट क्या है, इस पे सवाल आ सकता है, अभी तक लीन पे आया नहीं है। तो वेस्ट क्या क्या है मेरे, कुछ नहीं, ट्रांसफर, टीम वुड, ठीक है, जो अगर क्रिकेट देखता है तो टीम डेविड था, मार्क वुड था, हमने दोनों को मिला के क्या कर दिया, टीम वुड। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट्स। वेस्ट क्या है, देखो, अगर मैं अननेसेसरी व्हीकल को मूवमेंट कराऊंगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट है। अगर मैं एक्सेस इन्वेंट्री प्रोड्यूस करके रख लिया तो कैरिंग कॉस्ट वहां पे वेस्ट हो रहा है, तो इन्वेंट्री बस है। मोशन मतलब क्या है, देखो, ट्रांसपोर्टेशन वाज अबाउट मोर ऑफ व्हीकल्स, मोशन इज मोर अबाउट पीपल, ठीक है ना। लोग बोलते हैं ना मोशन सिकनेस हो रहा है, किसके लिए यूज होता है वो, ह्यूमंस के लिए। तो मोशन इज यूज्ड फॉर पीपल, पीपल के मूवमेंट को मोशन के लिए यूज करे। वेटिंग मतलब जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है वो काम करने के बदले बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजन वेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन, जितना जरूरी था उससे ज्यादा मैंने प्रोड्यूस कर लिया तो दैट इज अगेन वेस्टेज। ओवर प्रोसेसिंग, जितना काम करना चाहिए तो उससे ज्यादा ही मैं प्रोसेस कर रहा हूं। मान लो कुछ एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है, उसको एक बार धो देने से काम खत्म, बट हम 3-4 बार धो रहे हैं, तो दैट इज ओवर प्रोसेसिंग। डिफेक्ट्स क्या है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहीं भी फॉल्ट आ गया तो वो हो गया आपका डिफेक्ट्स। तो टीम वुड, ये आपको याद रखना पड़ सकता है कि व्हाट आर द 7 वेस्ट इन द लीन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, 5 प्रिंसिपल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या है, वैल्यू, वैल्यू स्ट्रीम, फ्लो, पुल, परफेक्शन। ये क्या है सर, वैल्यू, वैल्यू स्ट्रीम, पुल, फ्लो, ये रोहित शर्मा के बारे में बात हो रही है क्या, नहीं, विराट कोहली नहीं। बात क्या हो रही है, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलता है, पहले देखो आपके कस्टमर को किससे वैल्यू मिल रहा है। वैल्यू मीन्स फ्रॉम व्हाट थिंग, फ्रॉम व्हाट प्रोडक्ट, फ्रॉम व्हाट, यू नो, व्हाट इज दैट सब्जेक्टिव थिंग दैट क्रिएट्स वैल्यू इन योर कस्टमर। एक बार वो समझ गया तो फिर वैल्यू स्ट्रीम इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट वैल्यू, ठीक है ना। पहले पता लगाओ कि तुम्हारे कस्टमर को क्या चाहिए, वो समझ गया, फिर तुमको वैल्यू स्ट्रीम में प्रोसेस डिफाइन करना है। अब वो प्रोसेस क्या होगा, एक फ्लो से कंटिन्यू होगा, तो दैट फ्लो शुड बी स्मूथ, तो फ्लो आ गया। पुल क्या है, पुल इज बेसिकली उतना ही प्रोड्यूस करो जितना डिमांड है। उससे क्या होगा, अगर नया डिमांड क्रिएट होता है ना तो थोड़ी देर में उनको मिलेगा, तो दैट विल क्रिएट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, that will create a demand for your product, जिससे you will have the upper hand। तो पुल करो कस्टमर को, ठीक है ना। पहले वैल्यू क्या है वो समझ जाओ, फिर उसको स्ट्रीमलाइन कर दो, प्रोसेस समझ जाओ, वो प्रोसेस का फ्लो समझ लो और स्मूथ होना चाहिए वो प्रोसेस। फिर क्या, अब तुमने ये सब कर लिया तो फिर उतना ही मैन्युफैक्चर करो कि कस्टमर तुम्हारे पास है, तुमको जाके बेचना ना पड़े। फिर क्या है, ट्राई टू बी परफेक्ट, ठीक है ना। बात यही है, कंटिन्यूअसली तुम चेक करते रहो और इंप्रूव करते रहो, दैट इज योर परफेक्शन, ठीक है। 5S ऑफ लीन, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, सॉरी एमसीक्यू वाला स्टफ याद होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। सीरी, सिटन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके। थोड़ा सा अगर कोई बचपन में डोरेमोन देख रहा होगा तो फिर उसको उस चीजों की याद आ गई होगी, ये क्या आ गया, ठीक है ना। बेसिकली जापानीज वर्ड्स हैं, सबका एक एक मीनिंग होता है, ये मीनिंग कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दिस थिंग, देयर आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर ये 5S का बेनिफिट क्या है, सेफ्टी इंप्रूव हो रहा है, अब इसका मीनिंग जो है ना वही आपका बेनिफिट्स है, ठीक है ना। वेस्टेज रिमूव हो रहा है, सही चीजें हो रही है, टाइम सेविंग हो रहा है, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, वगैरह वगैरह चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लीन सिक्स सिग्मा, मतलब सिक्स सिग्मा को भी और लीन को भी मैनेज कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिफेक्ट्स को भी कम कर रहे हैं, वेस्टेज भी कम कर रहे हैं और डेविएशंस को कम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि लीन इज मोर फोकस्ड ऑन द सब्जेक्टिव मैटर्स, वो स्टैटिस्टिक्स को ध्यान नहीं देता। सिक्स सिग्मा इज मोर ऑन स्टैटिस्टिक्स, वो बाकी चीजों को ध्यान नहीं देता। तो व्हाई नॉट कोलैबोरेट, ठीक है ना, ये वही चीज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, लीन सिक्स सिग्मा। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ सकता है ना तो ये 5 प्रिंसिपल या फिर लीन पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2B या फिर 3B होगा, ये लीन से आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एसक्यूसी, इससे अभी तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है। क्या है ये, क्वालिटी कंट्रोल
थ्रू ए स्टैटिस्टिकल मेथड। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि आई एम अश्योरिंग समवन दैट दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ थिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, अब ये सब हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक टॉलरेंस लिमिट रखेंगे कि हाँ चलो इतना बुरा होगा तो चलेगा। लाइक हम एग्जाम में मार्जिन लेके चलता है ना कि 5 क्वेश्चन लिखना है मेरे को लेकिन मैं 4 4.5 लिख दूंगा तो भी फाइन है। तो दैट 1.5 क्वेश्चन का जो आप छोड़ के चलते हैं दैट इज द टॉलरेंस लिमिट। उससे खराब आया या फिर मान लो आप क्या सोचिए कि 55 तक तो आ जाना चाहिए, उससे कम आएगा तो प्रॉब्लम है। तो 55 इज योर टॉलरेंस लिमिट, उसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एसक्यूसी क्या है, बेसिकली वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जिससे आप ये क्वालिटी कंट्रोल करते हो। तो क्या है, डिफरेंट प्रोसेसेस। आप पहले सैंपल इंस्पेक्शन कर लो, सैंपल बेसिस पे इंस्पेक्ट कर लिया आपने। 100% कभी भी नहीं है, हमको हमेशा क्या करना है, सैंपलिंग करना है। हमने ऑडिट में भी यही चीज पढ़ी है। फिर क्या करना है, उस सैंपल पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करना है। बट उससे पहले हमारा ध्यान में होना चाहिए क्या, कि मैं जो चीज कर रहा हूं उससे मैं क्या डिटरमाइन कर रहा हूं, जो मैं टेक्निक लगा रहा हूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट टेक्निक, और उससे जो रिजल्ट आएगा शो डिफाइन दैट कि इस लाइन से इधर आएगा तो दिस इज गुड, इधर से आएगा तो बैड। आई हैव टू डिफाइन दैट। फिर अब जब मेरा रिजल्ट आ गया उस बेसिस पे आई हैव टू मेक ए डिसीजन। ठीक है, तो फायदा क्या है ये याद रखना है। यस फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू रिमेंबर, व्हाट इज एसक्यूसी एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। क्या है, देखो क्वालिटी कंट्रोल होगा उससे क्या होगा, सोचो, तुम ही सोचो क्या होगा। प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स कम होंगे, वेस्टेज कम हो जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे ऑब्वियसली। अब इतना सब होगा तो इंस्पेक्शन भी कम होगा, तो कॉस्ट मेरा बच गया। फिर क्या होगा कि जब मैं अच्छी चीजें दूंगा तो मेरा कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा। अब इससे क्या होगा, ये एंटायर प्रोसेस से एम्प्लॉय को भी थोड़ा सा सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, यार भाई इतना सही काम कर रहा हूँ, सब सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो एम्प्लॉय भी मेरा खुश हो गया। इस सबसे क्या हो रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है और मेरा एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा इसको याद रखना है, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, ये एक दो बार पढ़ लोगे, रट्टा नहीं मारना है, ये एक दो बार पढ़ना है, दिमाग में घुसा वेल एंड गुड, नहीं घुसा तो कोई बात नहीं, सोच सोच के लिख देना, 3 4 मार्क तो आ ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कंट्रोल क्या है। प्रोसेस मतलब क्या है, इनपुट से आउटपुट कुछ बनता है तो दैट जो वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। अब स्टेबल क्या है, जिसमें मैं जो चाहता था वो बन रहा है, वेरिएशन डेविएशन इज वेरी लेस। ठीक है, अनस्टेबल मतलब क्या, बहुत सारे डेविएशन हो रहे हैं जिसकी वजह से चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। तो अब ये कंट्रोल चार्ट करके कुछ एक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, सेंटर लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, तो एक बार ये देख लेना। यूसीएल एंड एलसीएल आर कॉल्ड 3 सिग्मा लिमिट्स। ठीक है, ये एक बार देख लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसको स्किप करोगे एब्सोल्युटली फाइन, बुक में था तो मैंने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पीडीसीए साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्शन। हमारे इसमें था ना 12th में पीओएसडीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, वैसा चीज था। ये भी प्लान करो, उसको कर लो, अब फिर चेक कर लो सही से हुआ है कि नहीं, फिर उस हिसाब से एक्शन लो कि उसको इम्प्रूव करना है या फिर और बेहतर करना है या फिर कंटिन्यू करना है। बेसिक सा चीज है, पीडीसीए के ऊपर पूछना चांसेस कम, अगर पूछ लिया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट एमआईएस, इस पे क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, एमआईएस एंड टाइप्स ऑफ एमआईएस, दैट वाज ए क्वेश्चन आ चुका है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, और पहले आया था, बहुत पहले आया था, तो देयर इज अ गुड चांस कि वापस आ सकता है। क्या है एमआईएस, बेसिक सा चीज है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स हम जो सबमिट करते हैं दैट इज एमआईएस। ठीक है ना, पर्पस क्या है, राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन इन राइट फॉर्म। ये राइट फॉर्म इज द कीवर्ड। ठीक है ना, अब जैसे तैसे दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब किसको देना है, टू द राइट पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, कलेक्ट कर रहा हूं डाटा, उसको प्रोसेस कर दिया, फिर जिसने मांगा था उसको दे दिया। एग्जाम्पल एक बेसिक सा देता हूं, आपको मांगा किसी ने कि इस रीजन में मेरे को कितना सेल्स हो रहा है वो चाहिए, आप क्या करोगे, एंटायर सेल्स रजिस्टर निकालोगे, दैट इज कलेक्टिंग। प्रोसेस क्या करोगे कि फिल्टर वगैरह लगा दिए रीजन का, आपका डाटा तैयार हो गया, किसको देना है, आपके बॉस को जिसने आपको मांगा था। ठीक है, दैट इज। अब टाइप्स क्या हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकता है, टैक्टिकल हो सकता है, स्ट्रेटेजिक हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन से मैनेजमेंट को सर्व कर रहे हो और उनका क्या नीड है।
अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआईएस, दिस कैन बी ए गुड क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमआईएस क्या है? टाइमली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। एमआईएस क्योंकि रिपोर्ट के फॉर्म पे होता है तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगा, और ये ऑल्सो दैट इज अ सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन प्रोसेस एज वेल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? इससे आप डिसीजन मेकिंग जो लोगे इट विल बी बेस्ड ऑन सम डेटा, और इस बेसिस पे आप एनालिसिस करके कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ा दो। और बाकी क्या है, जो डाटा एनालिसिस करता है उसको इनसाइट्स मिलते हैं, तो ही हैज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज वेल, और इससे आप फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हो। इतना स्पीड से आप बता रहे हो, याद होगा क्या आंसर? इमीडिएटली सुन के याद कर लोगे तो फिर आप क्या बोलते हैं, अगर आप सूट्स देखते होंगे तो फिर आप माइक बन जाओगे, ठीक है ना। सुन के पढ़ के एक बार में याद हो गया तो कॉमन मैन क्या करेगा? एक बार पढ़ेगा, दो बार पढ़ेगा, फिर याद होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एमआईएस रिपोर्ट। एक एक वर्ड में क्यों लिख दिया? क्योंकि अब आपको नाम से पता, समरी रिपोर्ट्स, किसी भी डाटा का समरी बना के दो। ट्रेंड रिपोर्ट्स, पास्ट डेटा और करंट डेटा के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। प्रेडिक्टिव रिपोर्ट, प्रेडिक्शन करना। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, कहाँ गलती है ओनली डेविएशंस रिपोर्ट करो। ऑन डिमांड, जिसने जो मांगा वो दे दिया। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री उस हिसाब से चीजें हैं। नाउ द गुड थिंग इज एमआईएस इन डिजिटल एनवायरनमेंट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटाइजेशन मतलब क्या है? फिजिकल डेटा को डिजिटल डेटा बनाना। डिजिटलाइजेशन मतलब प्रोसेस को डिजिटलाइज करना। पेपर को वर्ड में कन्वर्ट करना इज डिजिटाइजेशन, बट अगली बार पेपर यूज ना हो, पूरा चीज वर्ड में आ जाए, दैट इज डिजिटलाइजेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? पूरी एक एक्टिविटी को, पूरी एक प्रोसेस को मैं क्या कर रहा हूं, पेपर से पेपरलेस कर रहा हूं, ठीक है ना। दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज क्या यूज होती है आजकल? अगर आप देखे होंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एसेट कोड, आपका बारकोड होता है। आपको कुछ नहीं, बस एक बारकोड स्कैन करना है, आपका काम हो जाएगा। फिर पीएलसी बहुत जगह पे काम होता है इन द इंजीनियरिंग फील्ड। फिर आपका जीपीआरएस, ठीक है ना, हमने गाड़ी पे जीपीआरएस लगा दिया। फिर एफआरएस आज अटेंडेंस के लिए यूज हो रहा है। फिर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टूल्स, डिजाइनिंग टूल्स, वो सब हम यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ई कॉमर्स तो है ही, जेम पोर्टल बोल दो, मेटल जंक्शन बोल दो, अमेजोन फ्लिपकार्ट बोल दो, ये सब भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ईआरपी क्या है मेरा? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसका मतलब क्या है? एक सिंगल सॉफ्टवेयर, एक सिंगल रिसोर्स, जिससे आप क्या करोगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑफ द कंट्रोल्स, फंक्शंस का कंट्रोल रखोगे, रिकॉर्ड रखोगे, दैट इज ईआरपी। क्या ईआरपी से सवाल पूछा गया है? तो ये ईआरपी से डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से पूछ चुका है ईआरपी से, तो डायरेक्ट ईआरपी से सवाल बन सकता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, फाइनेंस, परचेज, एचआर, तीनों को हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी ने एसएपी में काम किया तो एसएपी इज एन ईआरपी। उससे क्या हो रहा है, आपका परचेज ऑर्डर, परचेज वाला फंक्शन भी इंटीग्रेट हो रहा है, फाइनेंस के फंक्शन भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, उसी में आपका पेरोल बन रहा है, अटेंडेंस बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ईआरपी इज नथिंग बट कलेक्टिव, ए सॉफ्टवेयर, ए रिसोर्स दैट covers everything, that integrates everything. The main word is integrates, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, रियल टाइम डेटा मिल रहा है और फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सब चीजें हो रही। नाउ माय फ्रेंड्स, लेट मी प्रेजेंट यू टीपीएम, नॉट द प्लेसमेंट मंत्रा जहां आप फाइनल के बाद आओगे। यह है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे आ सकता है। तो क्या है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मतलब क्या है? देखो, बहुत जगह ऐसा क्या लगता है कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेम होता है। आंसर इज नो। ऑपरेशन इज डूइंग द थिंग, मेंटेनेंस इज इंश्योरिंग दैट प्रोसेस गोस फाइन, उसमें ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बीच में रुके ना, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और क्वालिटी सिस्टम अच्छे से रहे। क्वालिटी कैसे हो सकती है? मशीन के मामले में हो सकता है, प्रोसेस के मामले हो सकता है, इक्विपमेंट, पीपल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो टीपीएम का टारगेट क्या है? वेस्टेज कम हो, ब्रेकडाउन टाइम मेरा कम हो जाए, स्टॉक ज्यादा ना बने, ठीक है, वेस्टेज ना हो, और एक्स्ट्रा मैन पावर के बदले कम मैन पावर में कितने से कितना काम हो जाए मेरा। दैट इज द पर्पज ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। की एलिमेंट्स क्या है? इक्विपमेंट का इफेक्टिवनेस बढ़ाओ, ऑपरेटर का जो डेली मेंटेनेंस है उसको प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन कर दो, प्लान कर दो। और मेंटेनेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसके बाद एक बार मेंटेनेंस हुआ तो इफेक्टिवनेस या फिर आपका एफिशिएंसी बढ़े,
ठीक है ना। मेंटेनेंस क्यों करते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग हम क्यों कराते हैं, ताकि गाड़ी बेहतर चले, चलते रहे, चलते ही रहे। दैट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑल्सो। सर्विसिंग क्या है, काइंड ऑफ मेंटेनेंस ही है। फिर सबको ट्रेनिंग देना है, कोई भी मशीन को अपने मर्जी से एरा गैरा यूज नहीं कर रहा है। स्टार्ट नहीं, और ऐसे धप करके मार दिया, जैसे हम पुराने टीवीज को मारते थे, चलने लगता था। मशीन के साथ तो कोई वैसा नहीं कर रहा ना। या फिर एक टाइप ऑफ ऑयल बोला है, दूसरा टाइप ऑफ ऑयल तो कोई यूज नहीं कर दे रहा ना। या फिर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अलावा दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा ना। वो सब देखना और इंश्योर करना है कि मेरे इक्विपमेंट का लाइफ साइकिल बढ़ रहा है। अब मेजर लॉसेस मेरे क्या हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन की वजह से लॉस हो गया। और क्या हो सकता है, सेटअप और एडजस्टमेंट के टाइम पे, मतलब जब मैं एक मशीन स्टार्ट करता हूँ तब, अगर आपने एक एड देखा होगा सीएनजी कार का, तो क्या बोलता है कि आप गाड़ी बंद मत करो, गाड़ी ऑन रहने दो, उससे आपका थोड़ा सा कम गैस कंज्यूम होगा। क्यों, क्योंकि जब स्टार्ट होता है थोड़ा सा ज्यादा कंजम्पशन हो जाता है। ठीक है ना। तो सेटअप के टाइम, एडजस्टमेंट के टाइम पे भी मेरे लॉस हो सकते हैं। फिर क्या है, मान लो मशीन खराब होके बंद हो गई, तो वहां पे लॉस है, मेरा मैन पावर भी लॉस हो रहा है और कुछ मटेरियल भी लॉस होगा। फिर स्पीड लॉस होता है। स्पीड लॉस मतलब, अब मान लो घंटे के 100 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, अब 80 बनने लगे, तो दैट 20 प्रोडक्ट्स इज अ लॉस और नो। फिर क्वालिटी का अगर डिफेक्ट आने लग गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इधर उसको सस्ते में बेचो या फिर रीवर्क करो, तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। फिर क्या है, स्टार्टअप लॉसेस, मतलब क्या है कि मशीन में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक लॉस होता रहेगा। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस विच टीपीएम अवॉइड्स। ठीक है, एक बार ये देख लेना। फिर स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटिंग टीपीएम, दिस इज द क्वेश्चन दे में आस्क। क्या करना है, पहले टॉप मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगी तो उसको अनाउंस करो। टीपीएम क्या है सबको बताओ। बताने के बाद एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो फिर टीपीएम का पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और वो पॉलिसी कौन कहाँ फॉलो करेगा, वो उसको भी तुम क्या करोगे, फिर प्रेजेंट करके बताओगे सबको। एक बार वो सब हो गया तो फिर फिजिबिलिटी देख लिया, प्रेजेंट कर लिया। फिर किसी एक जगह से पहले तो स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे तो नहीं कर दोगे ना, पहले टेस्ट रन करोगे। तो पहले पायलट इंस्टॉलेशन करके देख लो, वो ठीक हो गया, फिर पूरे प्लांट वाइड कर दो। फिर क्या करना है, ऑडिट करना है। स्टार्टिंग में एक बार ऑडिट करो, फिर प्रोग्रेस ऑडिट करो, फिर जब सब हो गया सर्टिफिकेट ले लो कि सर, टॉप मैनेजमेंट को बोलना है कि हमने टीपीएम कर दिखाया, अब हमको दो सर्टिफिकेट, अब हमको दो रिवॉर्ड, अब हमको दो प्रमोशन। वो हो गया, फिर तुमको अवार्ड भी मिल जाएगा। बेसिक सा प्रोसेस है। क्या 12 के 12 स्टेप्स सीक्वेंस वाइज एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद रखना है, आंसर इज नो। दिस इज द बेस। आप 3-4 स्टेप स्किप कर रहे हो, समराइज करो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब 7 से 7 याद रखने के चक्कर में 2 या 3 भी नहीं आएंगे। ठीक है ना। आप 1-2 स्टेप स्किप कर रहे हो, उसको कम सेम मीनिंग में लिख रहे हो, तो आपको 1-2 मार्क कटेगा, लेकिन 4-5 तो मिल जाएगा ना। तो इसलिए डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट ट्राई टू स्कोर एज मच एज यू कैन, बीइंग ए नॉर्मल थिंग। परफेक्शन के पीछे मत भागना। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सिक्स सिग्मा में हमने देखा था टीक्यूएम करके, क्या है बेसिकली ये, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका कॉस्ट ऑडिट में भी है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का कैटेगराइजेशन करना, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इस पे मेरे को आपको बताने की जरूरत है नहीं। टीक्यूएम बेसिकली क्या है कि जिसमें हमारा टारगेट यही रहता है कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, उससे क्या होगा, मेरा कॉस्ट भी कम हो जाएगा। कॉस्ट कैसे कम होगा क्वालिटी इंप्रूव होने से, देखो, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो डिफेक्ट कम निकलेंगे, डिफेक्ट कम निकलेंगे तो वही मेरा कॉस्ट सेविंग भी हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और आई हैव एडवांटेज। ओके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल मतलब सब कुछ कवर करना है, क्वालिटी मतलब बेस्ट चीज देनी है कस्टमर को जो चाहिए, और क्या करना है, मैनेजमेंट मतलब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, एसेंशियल क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए देख लो, कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहना है। ये जरूरी नहीं, ये नहीं है कि एक बार टीक्यूएम कर दिया काम खत्म, नो, टीक्यूएम इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और उसमें क्या करना है, कस्टमर को जो नीड है उस हिसाब से कंटिन्यूसली यू हैव टू इंप्रूव। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को बताओ भैया कि कैसे करना है। 4 जन जानते टीक्यूएम, वही करते जा रहे हैं, तो बाकी एम्प्लॉय को पता नहीं है, तो वो बर्बाद करेंगे, ये 4 जन सही करेंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। तो उससे बेहतर है एम्प्लॉय को ही बता दो कि ये टीक्यूएम कैसे करना है, और क्वालिटी टूल्स का यूज करो। ठीक है ना। उससे क्या होगा कि बहुत सारी कंट्रोल भी आपका रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स यूज करोगे। और क्या, प्रोडक्ट डिजाइन ऐसे बनाओ जिससे क्या होगा कि आपको क्वालिटी भी मीट हो रहा है और कस्टमर डिमांड भी मीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस को आपको रिव्यू करना है कि प्रोसेस सही से है कि नहीं, इसमें मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। और फिर क्या आपको इंश्योर करना है कि आपका सप्लायर जो आपको चीज दे रहा है वो भी तो क्वालिटी का होना चाहिए ना। अगर मिट्टी अच्छा नहीं होगा
आप कितने अच्छे से बना लो, दिया अच्छा बनेगा ही नहीं, टूट ही जाएगा जल्दी, या फिर बनने में प्रॉब्लम होगा। तो यू शुड एंश्योर दैट योर यू नो रॉ मटेरियल इज ऑल्सो ऑफ गुड क्वालिटी। फिर नेक्स्ट क्या है, तीन चीजें हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट। कंट्रोल मतलब पास्ट के डाटा को देख के अभी सही करो। एश्योरेंस मतलब मैं आज में खड़ा हूं, ठीक है ना, मैं एश्योर कर नहीं अब चीजें ठीक होंगी। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में भी चीजें ठीक हो, ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे करना है, स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटिंग टीक्यूएम, क्या देखना है तुमको, कस्टमर कौन है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो किस बेसिस पर डिसीजन ले रहा है, ठीक है ना। अब देखो, हर कस्टमर को चाहिए सस्ते में अच्छा माल मिल जाए, बट जब खरीदने की बारी आती है ना, प्राइस बिकम्स द फैक्टर। तो पहले देखो कि कस्टमर कौन है, उसको क्या चाहिए, फिर देखो कि दो उसको क्या चाहिए, फिर भी तुमको देखना है कि वो डिसीजन किस बेसिस पे ले रहा है। अब ये सब पता चल गया, तो फिर देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। एक बार प्रॉब्लम पता चल गया तो दूसरों से कंपेयर कर लो और कस्टमर से फीडबैक ले लो। एक बार ये सब चीजें हो गई, फिर स्टार्ट करो ढूंढना कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। एक बार कहाँ इंप्रूव कर सकते हो वो पता चल गया, फिर क्या करना है, इंप्रूव कर देना है। बेसिक सा प्रोसेस है। नेक्स्ट डीईए, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, डाटा एनवेलपमेंट एनालिसिस। ये किया है बेसिकली कि डिसीजन मेकिंग यूनिट जो इसको प्रोग्रामिंग यूज करके करना है। इससे क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स अगर करोगे तुम यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स, तो क्या होगा, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पता चलेगा कि कौन एफिशिएंट है कौन एफिशिएंट नहीं है। जो एफिशिएंट नहीं है उसको टारगेट मिल जाएगा, जो एफिशिएंट है उसको थोड़ा सा क्या बोलता है, आप सराहना दे देना, वो भी मोटिवेटेड हो जाएगा। फिर क्या करना है कि अब प्रोग्रामिंग है तो उसको तुम ज्यादा मैथमेटिकल चीजों की बताने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट होता है बहुत जगह पे, ठीक है। तो यही चीज है। अब ये फिर से गलती से एडवांटेजेस हो गया, ये क्या है आपका डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि आप जो डेटा दे रहे हो उस बेसिस पे रिजल्ट आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट डेटा, ठीक है। फिर क्या है, हाई एफिशिएंसी वैल्यू आ जाएगा किसी एक पर्टिकुलर के लिए, बाकी के लिए नहीं आएगा। तो ये यूज कहाँ पे होता है, बैंक्स में होता है, हॉस्पिटल में होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है, ठीक है। इज इट इंपॉर्टेंट, आई विल से नो। तो अभी तक अगर मैं बताऊं तो इस सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपका क्या क्या है, टीक्यूएम से आपका सवाल आ सकता है, ठीक है, देन टीपीएम से सवाल आ सकता है। फिर अगर आपको पूछना कोई चाहे तो फिर आपका इससे सवाल पूछे तो पूछ ले एसक्यूसी क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। अभी तक तीन सवाल हो गया मेरे। चौथा सवाल लीन का बन ही सकता है ऑब्वियसली, और लीन का अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो आपका क्या बन जाएगा, एमसीक्यू में तो काम आ ही जाएगा। तो चार क्वेश्चन यहाँ हो गए। फिर आपका बेंचमार्किंग से चांसेस कम है, इससे चांसेस कम है। फिर आपका पूछे तो ये 9 स्टेप पूछ सकता है। तो 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी एक बार आपको देख लेना है ये चीजें। एग्जाम की रात को देख लो, एग्जाम की सुबह को देख लेना ये वापस एक बार। प्रॉब्लम है तो वीडियो को 1.5x में देख लेना, आधे घंटे का वीडियो होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेसिकली चैप्टर क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 4 एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो उससे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसी के बाद समझेंगे ना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। बेसिकली रिस्क क्या होता है, कुछ करूंगा गलत तो नहीं हो जाएगा। जिस दिन हमने सीएमए में एंटर किया था, एक रिस्क हमने ले लिया था, क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा नहीं होगा, 40 आएगा नहीं आएगा, 60 आएगा नहीं आएगा, वी टुक ए रिस्क, ठीक है ना। एवरीथिंग वी डू हैज ए रिस्क। रिस्क मतलब क्या है, द चांसेस ऑफ गेटिंग समथिंग अनफेवरेबल, ठीक है। अब फाइनेंशियल रिस्क को हम कैसे देखते हैं, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। आपको पता है सिस्टमैटिक मतलब मैक्रो वाला, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के वजह से, मार्केट के वजह से, जो किसी कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, वो क्या हो गया आपका बिजनेस रिस्क। फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा आपका, कि जो इज दैट रिस्क दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस, विच इज ओनली पर्टिकुलर एंड एप्लीकेबल टू दैट बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस चेंज होता जो रहेगा वो आपका अनसिस्टमैटिक है। और जो कंट्री एज अ होल, मार्केट एज अ होल जो एप्लीकेबल हो जाता है, वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अगर आपके एफएम में ध्यान होगा तो एक टॉपिक क्या था, कि सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बट अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली। एग्जाम्पल क्या है, सिस्टमैटिक में इंटरेस्ट रेट हो गया, मार्केट हो गया, परचेजिंग पावर हो गया, फिर फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हो गया, ये सब हो गया। अनसिस्टमैटिक में लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। क्यों, ये सब आप पे है, आपको कोई लिक्विड क्या बोलते, क्रेडिटर लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिर आपका बिजनेस कितना स्मूथली चल रहा है, क्या आपके ऑपरेशंस परफेक्टली काम कर, दैट इज टू योर बिजनेस, ठीक है।
ये उतना नहीं पूछा जा सकता। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड मिटिगेटिंग द रिस्क। ठीक है ना, जो रिस्क होने वाला है उसको तो वो अननोन ही क्या बोलता है, उसको तो मैं टाल नहीं सकता, दैट इज इनएविटेबल। थैनोस बोलता है ना, आई एम थैनोस, आई एम इनएविटेबल। वैसे ये रिस्क भी इनएविटेबल है, बट क्या इसको हम मैनेज करेंगे, मिटिगेट करेंगे। अब मैनेज कर लिया, मिटिगेट कर लिया, कैसे करेंगे? समझेंगे चीजों को कि कैसे होता है, फिर उस हिसाब से एक्शन लेंगे बेसिकली। तो 5 स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन, एनालाइज, प्रायोरिटाइज, मिटिगेट, मॉनिटर। पहले पता तो लगाओ क्या रिस्क है, फिर उसका एनालिसिस करो कि उस रिस्क का इंपैक्ट क्या होगा। देन क्या है? थर्ड वर्ड इज प्रायोरिटाइज। बिजनेस में हंड्रेड्स ऑफ रिस्क होंगे, किस रिस्क को आपको टैकल करना है, किसको वैसे ही छोड़ देना है। समझ रहे ना? आप घर से निकले 100 रिस्क होगा, किस रिस्क को आप ध्यान में रखोगे? हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना है, वरना सर टूट सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिस्क जिसको आपने दिया। अब क्या बोलता है? पैर में पत्थर लग जाएगा, उस रिस्क को आप ज्यादा ध्यान देते हो क्या? आंसर इज नो ना। बहुत गंदा एग्जाम्पल था पता है, बट ठीक है। ठीक है ना, तो प्रायोरिटाइज करो, फिर उसके बाद जो आपका टॉप प्रायोरिटी होगा उस हिसाब से उसको मिटिगेट कर लो। और फिर क्या देखो कि क्या अभी भी वो रिस्क है, मॉनिटर करो कि आपका मिटिगेशन क्या आपके रिस्क को क्या बोलते हैं नलिफाई कर रहा है, वो चीज आपको देखनी है। फिर एस्पेक्ट्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? एक होता है रिस्क असेसमेंट, देखो कि कितना रिस्क है। फिर क्या उसको मैनेजमेंट पॉलिसी कैसे हैंडल कर रहे हो। फिर रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो रिस्क को। अब रिस्पॉन्स कैसे कर सकता है? इधर आप अवॉइड कर लो, उसको आने ही मत दो। दूसरा क्या है? कम कर लो, 100% था 30% पे ले आओ। तीसरा क्या है? ट्रांसफर कर दो। चौथा क्या है? एक्सेप्ट कर लो। दिस आर सम टेक्निक्स। फिर क्या, अब ये सब हो रहा है, फिर रिस्क को रिपोर्ट करो। और क्या करना है कि जो बचा कच्चा रिपोर्टिंग है वो सब ध्यान में रख लो। तो क्या इज दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? आंसर इज यस। What are the steps of risk management or aspects of risk management? Yes, this can be a question, अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ ईआरएम। ईआरएम मतलब आपका चैप्टर का नाम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। उसके एलिमेंट्स क्या है? ईआरएम क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बाकी एलिमेंट्स क्या है मेरे? पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ कि कैसे आप उस चीज को हैंडल करने वाले हो। अब वो हो गया, फिर आइडेंटिफाई कर लिया आपने क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है, उसका इंपैक्ट देख लो, फिर रिस्क का रिस्पॉन्स डिसाइड कर लो और मॉनिटर करो। हमने जो ऊपर देखा था वही चीज रिपीट हो रही है। ठीक है। फिर ये कोसो क्या चीज है, उसमें क्या है? कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, कोसो फ्रेमवर्क है। अब उसमें क्या बोलते हैं? वही कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, सेम चीज है। तो क्या करना है कि अब रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी शुड गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी जो बना रहे वो रिस्क को कंसिडर ही नहीं कर रहा। कोसो ये बोलता है। फिर क्या बोलता है कि बिजनेस एज ए होल हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। पोर्टफोलियो व्यू मतलब क्या है? एक साथ बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चले, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक चीज का रिस्क दूसरी चीज से ऑटोमेटिक मिटिगेट हो जाता है, नलिफाई हो जाता है। तो वो चीज को हमको ध्यान में रखनी है। फिर क्या है कि जो सिलो बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है? मैं अपना देखूंगा, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, ये नहीं। सबको पोर्टफोलियो व्यू बोला ना, ब्लैंकेट, सबको एक साथ देखते हुए चलना है हमें। ठीक है। फिर 8 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के एक बार सेल्फ रीडिंग के लिए देख लीजिएगा, मैं बस बता देता हूँ। इंटरनल एनवायरनमेंट में मेरा रिस्क हो सकता है, इसलिए हम क्या करें, इंटरनल एनवायरनमेंट को देखते हुए ऑब्जेक्ट सेट करना है। फिर जब इवेंट आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसमें देखना है कि रिस्क असेस करके कि कितना रिस्क है। अब रिस्क पता चल गया तो फिर उस रिस्क को हैंडल कैसे करना है, दैट इज माई रिस्क रेस्पॉन्स। अब ये सबको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड कंट्रोल करते रहिए। ड्यूरिंग दिस होल 6-7 प्रोसेस आपका क्या आएगा? इंफॉर्मेशन कुछ जनरेट होगा, उसको आपको कम्युनिकेट करना है और मॉनिटर करते हुए चलना है। ये इंटर रिलेटेड नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यस, एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज एग्जाम क्वेश्चन। बेसिकली कोसो का ऑब्जेक्टिव क्या था? स्ट्रेटेजिक्स, ऑपरेशन, रिपोर्टिंग, कॉम्प्लायंस। मतलब स्ट्रेटेजी भी साथ में चले और ऑपरेशन लेवल पे जो मेरा रिस्क है वो क्लियर होता रहे, जिससे क्या होगा कि मेरी रिपोर्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या होगा कि कॉम्प्लायंस होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट कोसो वांटेड। अब ये क्या था? थोड़ा सा इरेलेवेंट टॉपिक था, बट था तो हमको कवर करना था, क्या पता कहीं से एमसीक्यू में पूछ ले। कोसो के कितने ऑब्जेक्टिव्स है? 4 ऑब्जेक्टिव्स है। या फिर विच वन ऑफ देम इज नॉट ए कोसो ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, ऐसा पूछ सकता है। नेक्स्ट, कुछ डिस्टिंक्ट टॉपिक्स ऑन देयर ओन। ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, अपने में छोटे छोटे टॉपिक्स है। क्या है? रिस्क पूलिंग। अगर आप कैब में जाते हो तो कैब पूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक रास्ते पे जा रहे हो, उसमें 3-4 जन अलग अलग सवार हो गए। वैसे रिस्क पूलिंग क्या है कि रिस्क को जो है आप डाइवर्सिफाई कर दो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में शेयर करो। यही होता है आपका रिस्क पूलिंग।
ठीक है, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट फ्लो, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली सप्लाई चेन में आप यूज कर सकते हो रिस्क पूलिंग को। फिर डाइवर्सिफिकेशन, रिलेटेड टॉपिक, एक सारे एप्पल्स को एक बास्केट में मत डाल के डिफरेंट डिफरेंट डालो, सब यही बोलते हैं, मैंने भी बोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा शेयर्स में इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा डिबेंचर में कर लो, थोड़ा सा गोल्ड में कर लो, थोड़ा सा एफडी में कर लो, क्या ये डाइवर्सिफिकेशन? वैसे ही रिस्क, हर हाई रिस्क को नहीं लेना है, थोड़ा सा वन टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क ले लिया, थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क ले लिया, या फिर मान लो थोड़ा सा आप ये वाले रिस्क लोगे जहां पे आपका डिमांड कंट्रोल में है, ठीक है ना। थोड़ा ऐसा रिस्क ले लो जहां पे आप सप्लायर पे डिपेंड हो रहे हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क लो। एक ही टाइप का रिस्क ज्यादा लोगे तो फिर फ्लक्चुएशन पे ज्यादा इफेक्ट करने लगेगा मेरे को। नेक्स्ट क्या है मेरा? रिस्क एनालिसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक दोस्तों रिस्क एनालिसिस से सवाल नहीं आया है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस आइदर रिस्क एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो रिस्क मैपिंग से क्वेश्चन आएगा। दिस आर द टू टॉपिक्स जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, और बाकी टॉपिक से सवाल ऑलरेडी आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रिस्क एनालिसिस बेसिकली क्या है कि हर रिस्क का वो आ कैसे रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और कितने चांसेस है उसके आने के, ठीक है ना। द पॉसिबिलिटी, हाउ इट इज कमिंग, हाउ मच चांसेस इट इज देयर, एंड अगर आ गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये है मेरा बेसिकली रिस्क एनालिसिस, अनसर्टेनिटी को अच्छे से समझना, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा? पोटेंशियल लिटिगेशन को मैं अवॉइड कर सकता हूँ, कंप्लायंस मेरा होता रहेगा, रेगुलेटरी इश्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, और अगर मैं एनालिसिस करता रहूंगा तो मान लो कोई नया लॉ भी आ गया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हो रहा है, जो मेरा रिस्क एक्सपोजर है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि जब मैं एनालिसिस करके एक डिसीजन ले रहा हूं तो मैं क्या बोलता है, ऐसा मनमर्जी डिसीजन नहीं लेता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या? मिनिमाइज द इम्पैक्ट। अगर मैं रिस्क एनालिसिस करके तैयार हूं उसके लिए, तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट होगा रिस्क का मेरे पे कम होगा, बिकॉज आई एम रेडी। आप चल रहे हो, कोई झट से मार देगा, ज्यादा दर्द होता है, आप शॉक हो जाते हो, लेकिन आपको पता है कोई मारने वाला है तो कम दर्द होता है कि नहीं? सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क एनालिसिस कैसे हो सकता है? इधर क्वालिटेटिव, इधर क्वांटिटेटिव, नहीं तो सेमी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? जहां पे डाटा इधर सफिशिएंट नहीं है, या फिर जो है वो कंप्लीटली रिलायबल नहीं है, या फिर डाटा है ही नहीं, उस केस में क्वालिटेटिव यूज होगा। बट वहां यूज कर सकते हैं जहां पे रिस्क लेवल लो है। यस माय फ्रेंड्स, रिस्क लेवल लो होगा तभी यूज करना है। क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। अरे मैं बैठ के सोच रहा हूँ क्या करना है, चार जन मिलके बात करना है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर एक क्वेश्चनर एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, कि क्वेश्चनर दे दिया, ये फुलफिल करो, इसी में ऑटोमेटिक आंसर्स निकलेंगे। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे एचआर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गई, अब सब मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या करना है, तो दैट इज अनदर। फिर आप स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट को बुला लो, आपके क्रिकबज के एक्सपर्ट्स नहीं, जिनको खेलना नहीं आता तो वो नहीं, रियल एक्सपर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुला लो और फिर देख लो। नेक्स्ट, सेमी क्वांटिटेटिव क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जैक्ट क्वांटिटी, इट इज जस्ट लाइक रेटिंग, कि हाई, मीडियम, लो, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, एग्री, डिसएग्री, समवॉट एग्री, न्यूट्रल। ये जो हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन देते हैं ना, दिस इज नथिंग बट सेमी क्वांटिटेटिव मेथड। पूरा ही मैं नंबर्स नहीं दे रहा हूं, बट पूरा ही उसको सब्जेक्टिव भी नहीं रख रहा, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव क्या है कि आई एम गिविंग नंबर्स टू द रिस्क, एग्जांपल एसडी, वेरिएशन के मैं नंबर्स निकाल के दे रहा हूँ, या फिर इतना परसेंट चांसेस है, या फिर इस रिस्क का इंपैक्ट इतना होगा। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। क्या है? बोटाई एनालिसिस। बोटाई एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव मेथड। अब ये सब एग्जांपल्स है, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ मेथड्स थे, ये एग्जांपल्स है। अब बोटाई एनालिसिस क्या बोलता है? बोटाई में क्या, एक साइड, दोनों साइड सेम रहते हैं, बीच में एक होता है ना, तो वन साइड इज द कॉज, अनदर साइड इज द इफेक्ट, ठीक है ना, दैट इज अबाउट बोटाई। नेक्स्ट, रिस्क एनालिसिस मैट्रिक्स। कनेक्ट मैट्रिक्स ड्रॉ कर दिया, अब देख रहा हूँ कि इस चीज में पड़ेगा तो इतना इम्पैक्ट है, इस चीज में पड़ेगा तो इतना इम्पैक्ट। रिस्क रजिस्टर मतलब कुछ नहीं, मेरे जितने रिस्क थे सबको मैंने लिख के रख दिया, फिर देख रहा हूँ कौन सा आएगा, क्या आएगा। फिर स्विफ्ट एनालिसिस। स्विफ्ट मतलब स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ टेक्निक, स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ टेक्निक। अब इसमें क्या है, अगर ये चीज हुई तो क्या होगा, दैट इज स्ट्रक्चर्ड व्हाट इफ टेक्निक एनालिसिस, ठीक है ना। कि अगर मान लो अभी मैं एक प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, एक प्लान था, अब अगर मैं प्लान को चेंज करूंगा तो व्हाट आर दी लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और रिस्क इम्पैक्ट क्या है, उसको एनालिसिस करके फिर मैं कर रहा हूँ, दैट इज अनदर रिस्क एनालिसिस मेथड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सवाल आया भी नहीं है और बन भी सकता है, क्या है? रिस्क मैपिंग। क्या मैपिंग सर? मैप स्ट्रेटेजी मैप चलता रहा, वो इंपॉर्टेंट था, अभी क्या रिस्क मैप आ गया है? देखो, रिस्क मैप बेसिकली क्या है कि मेरा जितने भी रिस्क है उसको मैंने एक लिस्ट बना दिया,
फिर उसको क्या कर रहा हूं मैं, दो चीजों के बेसिस पे उसका भी एक मैं मैट्रिक्स सॉर्ट ऑफ चीज बना रहा हूं। क्या है कि लाइक्लीहुड कितना है वो चीज अकर हो, और उसका सिवियरिटी, इंपैक्ट कितना सीवियर होने वाला, उस बेसिस पे मैं क्या करूंगा, तीन क्लास में डिफाइन कर दूंगा कि हाई लो मीडियम। बट दिस इज बेस्ड ऑन ए मैट्रिक्स, दिस इज बेस्ड ऑन ए, क्या बोलता है, मैप। तो इसी को जो एक लिस्ट बना के उसको फिर मैट्रिक्स में फिट कर रहा हूं ना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैपिंग। क्या है, लिस्टिंग ऑफ ऑल द रेलेवेंट रिस्क वेयर ईच सिंगल रिस्क इज प्लेस्ड इन ए टू डायमेंशनल पेज। ठीक है। अब इससे फायदा क्या है कि जो मेरा हाई है उसके लिए मैं एडवांस में प्रिपेयर कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैं मिटिगेशन स्टेटस बना के रखूंगा, मेरा इंश्योरेंस का कॉस्ट कम हो जाएगा। इंश्योरेंस कॉस्ट कैसे कम होगा, जो मेरा लो रिस्क वाला जोन है, जैसे देख रहे हैं आप, ये लो रिस्क वाला जोन है। तो अब इस लो रिस्क वाले जोन में क्या होगा, मेरे को इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कम अमाउंट का लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, जबकि हाई के लिए मेरे को लेना ही पड़ेगा। तो अननेसेसरी कॉस्ट कटिंग भी मेरी हो जाएगी। फिर क्या है कि जो रिस्क फंक्शन और अदर फंक्शन साथ में चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है उसका कोई सुन ही नहीं रहा है, सब साथ में चलते रहेंगे। और क्या होता है, इससे पता चल जाएगा रिस्क एपेटाइट मेरा कितना है और टॉलरेंस लिमिट कितना है। उस हिसाब से क्या होगा ना, मैं नए डिसीजन ले सकता हूँ। अब मान लो सपोज मेरा रिस्क एपेटाइट है 10 करोड़ का, ठीक है, और मैं देख इस चार्ट के हिसाब से मेरे को पता लग रहा है कि हाई रिस्क में अभी तक 8 करोड़ ही हुआ है, तो आई एम रेडी हियर टू टेक अनदर 2 करोड़ ऑफ रिस्क। ठीक है ना। तो रिस्क एपेटाइट भी पता चलता है। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, बस दो डायमेंशन के लाइक्लीहुड और इम्पैक्ट पे अगर मैं जज कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट भी हो जाता है। और क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो भी एक चीज है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट के आर आई, केपीआई हमने देखा था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये है के आर आई की रिस्क इंडिकेटर्स। मतलब अगर ये चीज हो रही है मतलब रिस्क है। ठीक है ना। अगर तुम क्या बोलते स्टॉक मार्केट में बिना किसी एनालिसिस के सीधा मन मर्जी ट्रेडिंग किए जा रहे हो तो रिस्क है। तो दिस ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज इज ए के आर आई की रिस्क इंडिकेटर। तो बेसिकली क्या है, दैट इवेंट जिससे पता चलता है कि हाँ इट इज डिनोटिंग सम काइंड ऑफ रिस्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स होते हैं उससे हाई रिस्क का हमें पता चल जाता है। जैसे समंदर में मान लो क्या बोलता है, सुनामी आने वाला है, सुनामी तो बहुत बड़ी चीज बोल दी, मान लो क्या बोलते हैं विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर क्या होगा, या फिर जैसे बोलते हैं फुल मून डे हाफ मून डे आ रहा है तो फिर टाइड से, तो दिस आर क्या, दिस आर सम रिस्क इंडिकेटर्स। ठीक है ना। या फिर मान लो किसी एक स्टॉक में कुछ बहुत दिनों से अपर अपर सर्किट लगे जा रहे लगे जा रहे लगे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नाउ इट इज वेरी सुन इट विल फॉल डाउन अगेन। फिर बाद में चढ़ेगा बट अभी तो फॉल डाउन नहीं होगा। तो दिस आर सम रिस्क इंडिकेटर्स। ठीक है ना। तो जनरली ये प्रेडिक्टेबल भी होता है और मेजरेबल भी होता है। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रेडिक्टेबल होता है, जिससे क्या होता है कि वी गेट रेडी, इट इज लाइक ए वार्निंग। रिस्क बोल के आता है कि मैं आता हूँ ना, तो वो जो बोल के आता है वही आपका के आर आई है। ठीक है। तो केआरए डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, पीपल हो सकता है, ऑपरेशनल होता है। फाइनेंशियल मतलब मान लो आपका प्रॉफिट गिरते जा रहे दिस इज ए फाइनेंशियल केआरए। पीपल मतलब आपके एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, दिस इज ए पीपल वाला केआरए। ऑपरेशनल क्या है कि आपका ब्रेकडाउन बार बार हो रहा है, या फिर मान लीजिए क्या बोलता है आपके आपका आईटी सिस्टम हैक हो गया था, या फिर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, कोई चोरी हुआ था, कोई एम्बेजलमेंट हुआ, तो दिस आर ऑपरेशनल रिस्क, सॉरी ऑपरेशनल केआरआईस। ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। अब कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है, कंपनी एज ए होल, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, कॉर्पोरेट कैसे देखेंगे। ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ड है बट इट इज बेसिकली अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट आता है रिस्क एनाबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आरईपीएम। ये ऑलरेडी आपके लास्ट 1 या 2 अटेम्प्ट्स में इससे क्वेश्चन आ चुका है आरईपीएम से। आरईपीएम बेसिकली क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को साथ साथ लेके चलना है। जैसे लीन और सिक्स सिग्मा को मिक्स किया था ना, वैसे रिस्क मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साथ में लेके चलना है। तो इससे क्या है कि मेरे जो परफॉर्मेंस को मेरे रिस्क के साथ हम लिंक कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो केआरआई और केपीआई आप लिंक करके चल सकते हो। आपको मे भी बहुत टाइम ऐसा होगा कि आप देख रहे हैं कि आपके इस परफॉर्मेंस की वजह से केआरआई घट रहा है, या फिर कोई एक बड़ा केआरआई आ जा रहा है, तो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू सी। तो बेसिकली होता क्या है, पहले कि आपने ये चीज होती कैसे ये देख लीजिए, चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले क्या है, फाउंडेशनल होता है क्या है कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर दिया, दैट वाज द बेसिक थिंग। बट अब एक्सपैंड कैसे हो रहा है कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा। अब मेरा जो परफॉर्मेंस है वो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैं करूं।
मान लो अगर मैं ईस्टर्न जोन में कुछ बेचने जाने वाला था, मार्केट सर्वे के लिए जाने वाला था, या फिर क्या बोलता है मैं अपना वहां पे स्टॉल लगाने वाला था, बट अब बिकॉज ऑफ सम रीजन आई नो कि दिस आर द रिस्क, तो उस हिसाब से मैं अपना परफॉर्मेंस प्लान भी करूंगा और एग्जीक्यूट भी करूंगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रिस्क एनाबल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपना परफॉर्मेंस प्लान भी करो और एग्जीक्यूट भी करो। नेक्स्ट क्या है, रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन मतलब रिस्क को एलिमिनेट ना करके अपने पास रखना है। तो कौन से केस में अपने पास में रखना है, अगर मान लो दो, अगर आपको याद होगा 11th 12th में आपका एक था कि कंपेंसेटरी एरर्स, एक एरर को दूसरा एरर कंपेंसेट कर रहा है, वैसे ही एक रिस्क को दूसरा रिस्क अगर कंपेंसेट कर रहा है तो देयर इज नो हार्म इन रिटेनिंग बोथ द रिस्क। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, ऐसा कर सकते हो। या फिर क्या है, आपका एक फंड है, ठीक है ना, वो फंड किस लिए आपने रखा है कि इमरजेंसी में आप हैंडल कर सको या फिर ऐसे टाइप को रिस्क को हैंडल कर सको। तो दिस आर द थिंग। ठीक है, तो रिटेन करने से क्या हो रहा है, इधर आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या फिर कोई दूसरे टाइप का लॉस हो सकता है, बट विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो रहेगा, आप उसको इग्नोर नहीं करते। जनरली कौन सा रिस्क को हम रिटेन करते हैं, जनरली लो लेवल जो रिस्क होता है ना उसको करते हैं। इससे क्या होता है ना, इंश्योरेंस लेना नहीं पड़ता तो मेरा कॉस्ट भी बच जाता है, और बहुत बार क्या होता है कि रिसोर्सेज भी फ्री अप हो जाता है। ठीक है ना, तो दिस आर द बेनिफिट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा सोचा हो वैसा ही होगा करके। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हाई रिस्क है तो फिर वो मिटिगेट जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। तो दिस आर द इश्यूज आल्सो देयर। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि जहां पे चांसेस कम है या फिर लो रिस्क है, उस केस में हम लोग रिस्क रिटेंशन करते हैं। रिटेंशन मतलब उसको उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, हर रहने दो, ठीक है ना। बट रिस्क रिडक्शन, रिडक्शन मतलब मान लो जितना रिस्क था उसको मैं कम कर रहा हूँ। कैसे कम कर रहा हूँ, हेजिंग कर लिया मैंने, दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन, जिससे मेरा क्या हो रहा है, रिस्क कम हो जा रहा है। या फिर मान लो मैं थोड़ा सा सेव, एक रिस्की मार्केट में जा रहा हूं तो मैं फैक्टरिंग करा दिया, ठीक है ना, तो ताकि क्रेडिट रिस्क मेरा कम हो जाए। ठीक है, तो दिस आर सम काइंड ऑफ रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट, वैल्यू एट रिस्क। इससे भी आपका रिसेंटली क्वेश्चन आ चुका है, रिसेंटली नहीं, आई थिंक 2-3 अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन आया था कि वैल्यू एट रिस्क क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और लिमिटेशंस क्या है, तो रिपीट होने के चांसेस कम है। ठीक है ना, वैल्यू एट रिस्क बेसिकली नथिंग बट इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ठीक है ना, जैसे सिक्स सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक था, वैसे ही वार भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस डिटरमाइन कर दे रहे हैं। उसमें क्या होगा कि अगर गंदे से गंदे सिचुएशन में क्या मेरा हाल हो सकता है, दैट इज एट वैल्यू एट रिस्क। फायदा क्या है, इजीली आप समझ सकते हो, इजीली अप्लाई भी कर सकते हो। बहुत जगह पे बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसको एक्सेप्टेड भी, एनालिसिस इंडस्ट्री में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, तो इससे आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निकल जाता है, रिलायबल मेजर है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस पे बहुत सारे अजम्पशंस है। आप इनपुट्स चेंज करते रहो, अजम्पशन चेंज करते रहो, आपका फिगर चेंज होता रहेगा, जिससे क्या इनकंसिस्टेंसी होगी, और अगर बहुत बड़ा ही पोर्टफोलियो है तो उस केस में प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिटिल बिट अनरिलेटेड बट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इससे एक बार ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन आया था, न्यू में अभी तक आया नहीं है। बेसिकली क्या है कि बैसल एक कमिटी, ठीक है, तो बैसल कमिटी ने क्या किया कि बैंक के क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखते हुए कुछ रेशियोज निकाले, कुछ गाइडलाइंस निकाले। ठीक है, पहला कब आया, 1998 में बैसल वन आया, बैसल कमिटी वन। तो इसमें क्या बोला कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है बैंक का क्या होना चाहिए, मिनिमम 8% होना चाहिए। ये किसने बोल दिया, बैसल कमिटी ने बोल दिया। बट अभी प्रेजेंट केस के इंडिया में आरबीआई बोलती है 9% ही रहना चाहिए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलेगा, बेसिकली मेरा कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, तो क्या है फिर से हमने क्या किया, कैपिटल को दो कैटेगरी में कर दिया, टायर वन टायर टू। टायर वन क्या है कि इक्विटी और रिटेन अर्निंग्स, टायर टू आपके दूसरी चीज हो गया, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, प्रोविजन हो गया, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, हाइब्रिड कैपिटल, डेट इंस्ट्रूमेंट एज एन सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट, और हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया इसके कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गया, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, और क्या रूल बता दिया कि एटलीस्ट 50% ऑफ द कैपिटल शुड बी इन टीयर वन। आप टीयर टू में ज्यादा रखोगे तो नहीं चलेगा। तो दो यहाँ पे न्यूमेरिक्स आ गए, क्या एक मिनिमम 8% होना चाहिए, दूसरा मिनिमम 50% कैपिटल टीयर वन में ही होना चाहिए। बाकी रिस्क वेटेड एसेट्स, एक वेट देना एसेट को, तो कौन सा 100% है, अगर कॉर्पोरेट है, रिटेल लोन है, तो वो 100% है। लेकिन वहीं पे अगर हाउस लोन जैसे हो गए, रेसिडेंशियल मॉर्गेज लोन जिसमें आप मॉर्गेज ले रहे हो और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, तो फिर वो क्या हो गया मेरे 50%।
और लेकिन मान लो मैं फॉरेन नेशंस को, OECD मेंबर नेशंस को कुछ दे रहा हूं, तो फिर वहां पे जीरो माना जाता है। फिर बेसल 2 आया। बेसल 2 क्या बोला कि सिर्फ क्रेडिट रिस्क की रिस्क नहीं है, और क्या रिस्क है मेरा साथ में, मार्केट रिस्क भी रिस्क है और ऑपरेशनल रिस्क भी रिस्क है। फिर उसने क्या कर दिया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, इस बेसिस इतने फ्रीक्वेंसी पे सुपरविजन होते रहना चाहिए, मार्केट के डिसिप्लिन को ध्यान में रखना है, अच्छे क्वालिटी का एसेट रखो, जिससे क्या होगा कि आपका जो CAR अच्छा मेंटेन होके रहेगा। लीस्ट इंपॉर्टेंट बेसल कुछ है तो बेसल 2 मैं बोलूंगा। फिर आ गया बेसल 3। बेसल 3 ने क्या किया, ऑपरेशनल रिस्क को थोड़ा सा इग्नोर करके लिक्विडिटी रिस्क पे आ गया। तो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि बेसल 3 रेगुलेशंस एक बार पूछ चुका है एग्जाम में ओल्ड सिलेबस में, जबकि न्यू में पूछा नहीं है। और फिर क्या बोल दिया, सिर्फ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से काम नहीं चलेगा, और 3 रेशियो भी आपको ध्यान रखना है, कैपिटल रेशियो, लेवरेज रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपका कॉर्पोरेट फेलियर्स, इससे आपका क्या आता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का। वो क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट फेलियर कब होगा, आइदर आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी कम है, या फिर आप क्या बोलते हो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन हाई गियरिंग, मतलब क्या है एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन डेट, या फिर आपका लिक्विडिटी बहुत कम है। इन दैट केस आपका कॉर्पोरेट फेलियर आ सकता है। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कब होगा, आइदर क्या, देखो डिफरेंट केसेस है, आइदर आपका सेल्स कम हो रहा है, या फिर प्रॉफिट कम हो रहा है, या फिर आपका कॉस्ट बहुत ही बढ़ रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हो कि आप एसेट को मैनेज नहीं कर पा रहे, लाइबिलिटी मैनेज नहीं कर पा रहे, कैपिटल मैनेज नहीं कर पाए। तो दिस आर द 5 डिफरेंट केसेस। फिर क्या है मेरा, कौन सा टूल्स है, ऑल्टमैन जेड स्कोर, वेनिस एम स्कोर, NCAR मॉडल्स, तीनों ही क्या है प्रैक्टिकल है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये तीनों के सम्स एक बार कर लेने हैं, तो इससे जो 7 मार्क्स आएगा वो भी आपका कवर हो गया, और मेनली थियरी के लिए तो हमने ये सेशन देख लिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 24 मिनट्स में चैप्टर नंबर 4 होता है कंप्लीट। आई होप दोस्तों आपको ये जो मैराथन अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, स्ट्रेस देना है, कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लग गया होगा। तो दोस्तों प्लीज ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस PDF का आप मजे लीजिए। ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आई विश कि आपका CMA बहुत जल्द कंप्लीट हो जाए। एक बार आपका CMA कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए। तो प्लेसमेंट के लिए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन होगा दी प्लेसमेंट मंत्रा। आपको यहाँ कहीं एक स्क्रीन में दिख रहा होगा उस प्लेसमेंट मंत्रा के लिए 1-2 वीडियोस का लिंक, तो वहां जाइए, देखिए हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि एक बार फाइनल क्लियर हो जाए तो आपको कहाँ आना है, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश आपके नाम के आगे CMA बहुत जल्दी लगे। दिस इज CMA वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।